everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. आज Sama Podcast के स्टूडियो में we have a very special guest. She's here direct from US and she is board certified obstetrician, gynecologist, skin expert, and yes, she's a life coach. She gives counseling on sexual sessions. She gives counseling on intrapersonal relationships, many different relationships when we talk about gender, male and female. And yes, we are going to talk on each aspect where she has trained herself up to and she has grip. So let's talk and let's introduce you to Miss Shivana Mufti. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Thank you for having me over. Thank you so much. I'm very excited to be here. Thank you. First of all, thank you for taking out your precious time. And today we have a lot questions. बहुत ज़्यादा questions हैं. I'm telling you कि आपको हम थका देंगे. इतने सवालात हैं, इतने cases होते हैं, इतनी challenges होते हैं life में और आपने जैसे कहते हैं ना all in one. You're a super expert female and I'm so proud of you कि you're a gynecologist. तो ये बताइए आपकी जो जर्नी है मेडिकल की. लेकिन उससे पहले भी एक क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में जल्दी से. डॉक्टर शिवाना मुफ्ती. यस, ये जो मुफ्ती नाम है ये क्या है? मैंने जब आपका नाम सुना फर्स्ट टाइम एंड आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑन यू तो मुझे लगा शायद मुफ्ती जो है वो कुछ जैसे होते हैं ना स्कॉलर्स उससे अटैच्ड या एसोसिएटेड है. तो अपने नाम का तो जरा बताइए. स्कॉलर में हूँ साइंस की, रिलीजन की नहीं. ये मेरा मैरिड नेम है एंड इट्स लास्ट नेम फ्रॉम द मैरिज. ऑलराइट, नॉट माय मेडन नेम. ओके. फतवा नहीं देती मैं कोई. अच्छा, मैं भी यही सोची थी कि डॉक्टर शिवाना मुफ्ती एंड देन व्हेन आई सॉ यू यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन. सो आई एम ब्लेस्ड कि मेरी शादी ऐसे फैमिली में हुई है एंड लाइक यू नो इट्स वेरी रिलीजियस एंड कंजर्वेटिव. सो दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड, दीन भी और दुनिया भी. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये बताइए आपका पाकिस्तान आना कैसे हुआ? पाकिस्तान में एक मिशन और विजन लेकर आती हूँ क्योंकि देखें जब आप एक स्टेज पे लाइफ पे पहुंच जाते हैं तो आपकी एक कॉलिंग होती है. आप देखते हैं जी अब ऊपर जाना है और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और पैसा कमाना है या यू वांट टू लिव अ वेरी मीनिंगफुल प्रोडक्टिव लाइफ. मेरी अम्मी अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, ये सब कुछ मैं उनके लिए करती हूँ. मास्टर्स किया हुआ था, 3 मास्टर्स किए हुए थे. घर का माहौल जो बहुत तालीमी माहौल था, इल्म के ऊपर बहुत ज़ोर था कि बस पढ़ते जाना है और ऊंचाइयों को छू लेना है. जिस तरह होते हैं ना माँ बाप के बस बच्चों ने बड़ी सक्सेस हासिल करनी है और अकम्पलिशमेंट, वो उस जर्नी के अंदर ये हुआ कि अम्मी तो वैसे मेरी फौत हो गई लेकिन ये है कि अब मैं उनके नाम के लिए मैंने सोचा कि एक लाइफ में मीनिंगफुल चीज़ करनी चाहिए, प्रोडक्टिव हो. मैं पाकिस्तान आती हूँ, आके आई वांट टू गिव बैक टू माय कंट्री. मैं जितने यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि साइंटिफिकली सही नहीं है और जो सेफ़ नहीं है और हम लोगों को नहीं पता कि उसका फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होंगे, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास नॉलेज है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं कि वो जाके आम आवाम को बताएं कि भाई ये ऐसा हो रहा है, ऐसा ना करो. एक फ्रस्ट्रेशन है यूथ के अंदर, काउंसलिंग की भी ज़रूरत है. मर्द औरतों की आपने देखा है कितने इश्यूज़ चल रहे हैं, सोशल इश्यूज़. तो मैं यहाँ पे आके यूथ मेंटोरिंग भी करती हूँ, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी काम करती हूँ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं सेक्सुअल एंड इमोशनल जितनी भी आपकी स्पिरिचुअलिटी सारी चीज़ों को लेकर इंसान की होलसम पर्सनालिटी के लिए काउंसलिंग करके कि वो दे कैन लिव अप टू देयर फुलेस्ट पोटेंशियल, अपना बेस्ट वर्जन बने और उसके अंदर मेडिकल इलनेस, हेल्थ और लॉन्जिविटी और यंग कैसे रहना है, तरंग कैसे रहना है, सारी चीज़ों के लिए जो है मैं आके यहाँ से पब्लिक के लिए ये कर रही हूँ. इट्स माई मिशन. मैं मेडिकल मिशंस भी करती हूँ तो एक पब्लिक सर्विस कह लें. अल्लाह मियाँ उसमें मुझे कामयाब करे. अभी तो मुझे लगता है कि माशाल्लाह सब समझते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं ज़्यादा वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं. तो मेरा यही मिशन है कि वो शॉर्टकट को ब्रेक करके साइंस लेकर आएँ आपकी यूथ के अंदर. उनको भी पता चले कि हम अपने इश्यूज़ को नॉलेज के साथ, नॉलेज इज़ पावर, और वो पावर आपके अपने आप की अवाम के हाथ में होनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर काम कर सकें. बिल्कुल ठीक बात की. बहुत रेयर है कि डॉक्टर्स खुद से स्टार्ट करें बात करना, खुद से काउंसलिंग करें, क्योंकि यूजुअली डॉक्टर्स जो है वो कोई भी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, वो केसेस लेते हैं, बस इसको देखा, उसके साथ चले गए और आगे मूव ऑन, another day comes. लेकिन वो जैसे कहते हैं सिंसियरिटी से वो काउंसलिंग, वो सेशंस देना कि क्या बेहतरीन है क्या नहीं बेहतरीन लाइफ के लिए, वो यू आर डूइंग दैट वन ऑफ द रेयरेस्ट जॉब इन पाकिस्तान. दैट्स रियली नाइस ऑफ यू. सो काइंड ऑफ यू. इसके लिए हिम्मत चाहिए. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. अगर आप सिर्फ उसकी जो फिजिकल में खांसी के साथ आई हूँ ना, अगर मैंने सिर्फ खांसी की दवाई दे के आपको घर भेज दिया ना, नो वर्क डन.
उसके अंदर जो आपके घर में क्या चल रहा है, इमोशनल ट्रॉमा क्या है, मसले मसाइल क्या है, हाथ पकड़ के कनेक्टेड, हर चीज हाथ connected. पकड़ के मरीज चाहता है कि कोई मेरी बात सुन ले, दे वांट टू बी सीन, दे वांट टू बी हर्ड, कि कोई मेरी बात सुन ले, मैं देखता हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी यहाँ पे हूँ, एक आम आवाम जो है वो सिर्फ ये चाहती है म्यूचुअली जो है ना बेनिफिशियल रिलेशनशिप और प्यार मोहब्बत का। बाकी आपने नॉलेज देना है, अमल किसने करना है वो उनकी हेडेक है। बिल्कुल सही बात। ये बताएं, जब आपने गायनेकोलॉजी पढ़ी हुई है और आप ऑब्वियसली केसेस डील करी है, लेकिन इसके साथ साथ आप ऑब्स्टेट्रिशियन भी हैं जी, ऑब्स्टेट्रिशियन एक्सपर्ट हैं, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है उससे पहले और उसके बाद जो एक चेंजेस आ रही होती है वुमेन बॉडी में, हाँ। और जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो जो एक फिनोमिना है, वो जो एक फेज़ है, उससे हर माँ गुजरती है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस एशियन कंट्रीज़ में नहीं है। जब हम बात करते हैं कि अगर एक लड़की या जो माँ बनने वाली है या दूसरी बार बनती है या तीसरी बार बनती है, तो 9 मंथ्स जो उसकी मूड स्विंग्स हैं या वो जिन फेजेस से गुजरती है, यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना, उसको उस तरह की प्रोटोकॉल या उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, नज़रअंदाज किया जाता है। और उससे भी सिंपल टर्म्स में, अब वो एक लड़की तो अपने ससुराल में रहती है, ये चलिए अपने हस्बैंड के साथ रहती है, ससुराल वाले साथ नहीं रहते, तो उसमें क्या देखा गया कि वो उसको वैसे प्रोटोकॉल या इतना उनकी नज़र में, उनकी टर्म्स में भाव नहीं देते। वो कहते नहीं नहीं बस ठीक है, इसको इस तरह रखे, ये तो चलता रहता है। सो डू यू थिंक दिस इज फेयर और अनफेयर, और दिस इज राइट? एब्सोल्युटली अनफेयर। माँ बनना तो एक ब्लेसिंग है ना, और यही वो टाइम पीरियड है जब मैं औरतों को कहती हूँ आस्क फॉर हेल्प। बिल्कुल ये मत सोचो कि यही टाइम है जब कोई जितना भी एक रोल क्यों ना हो, जालिम क्यों ना, आपकी बात सुन लेगा। आपको सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, फिजिकल सपोर्ट चाहिए, आपकी वेलबींग और बच्चे की वेलबींग। जो आगे बच्चे ने पैदा होना है ना, बड़ा क्रैंकी रोने वाला पैदा होगा अगर माँ स्ट्रेस में होगी, तो माँ का स्ट्रेस कौन खत्म करेगा? आपका सपोर्ट सिस्टम करेगा। हमने ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बनाए हुए हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए बनाए हुए हैं? इसलिए बनाए हुए हैं ना, ताकि आने वाली जो बच्चा है, आने वाली नस्ल है, वो अच्छी गुजरे, उसके दादा दादी नाना नानी मोहब्बत करेंगे, मियाँ सबसे पहले आपका सपोर्टिव होगा, तो माँ का स्ट्रेस खत्म होगा। अगर उसने प्रेगनेंसी में भी उसी तरह ही काम करने हैं और प्रेगनेंसी में भी उसकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, तो आप खुद सोचें कि उसकी प्रेगनेंसी के ऊपर क्या गुजरेगी। तो सपोर्ट तो मस्ट होती है, और ये वही टाइम पीरियड है जो औरत जो एक माँ बनने वाली, इससे बड़ा रुतबा तो कोई भी नहीं है ना। तो अब अगर फिर भी कोई घर वाले उसका ख्याल नहीं कर रहे, तो ये तो अखलाकियात से गिरी हुई बात है। अब ये देखिए, अगर कोई लड़की पहली बार प्रेग्नेंट होती है, वो जिस फेज से भी गुजरी है, हर औरत उन्हीं फेज से गुजरती है, सबकी जो मेडिकल कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। कुछ को बिल्कुल भी कुछ फील नहीं होता, कुछ को बहुत फील होता है, कुछ होते हैं ना जैसे सर्टेन फेजेस हैं। लेकिन जो सासें होती हैं या जो माएँ होती हैं, वो कहती हैं हमने तो बड़े आसानी से बच्चे पैदा कर लिए, हम तो मतलब उनकी हम इमेजिनेशन में अगर जाए ना, तो ऐसे बात करती है जैसे कि उनको ट्रक के नीचे से भी गुजारो, तो वो कहती है हम तो ट्रक के नीचे से भी गुजर गए थे, हम तो बड़ी आसानी से बच्चे पैदा कर। सो व्हाई देयर इज अ डिफरेंस, व्हाई देयर इज अ कंपैरिजन, व्हाई दे डू नॉट टेक दैट एक्सेप्टेंस कि देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच आर डिफिकल्ट फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। ये आप बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है हर किसी को कल्चर है, अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। और देखिए, जब भी आप अपने आप को अपनी बहन से भी कंपेयर करोगे तो उसकी प्रेगनेंसी डिफरेंट होगी। एक ही मेडिसिन में दोनों को दूंगी तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। लेकिन वो यही बात आ जाती है कि जो पुराना ज़माना था उसमें तो एपिड्यूरल भी नहीं था। अब अगर आज की भी पौध को मैं ये कहती हूँ कि एक्सरसाइज इज मस्ट, हिलना जुलना इज मस्ट। अगर कोई हाई रिस्क नहीं है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ कुछ भी नहीं मसला चल रहा, प्री टर्म डिलीवरी का खतरा नहीं है, तो आपको वॉक करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको ये नहीं कि वेट एक्सेसिव गेन करना है, सर्टेन अमाउंट गेन करना है जो कि हेल्दी होगा। उसके बाद डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल होगा आप जितने एक्टिव होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप जाके मैराथन या जिम जाके बड़े बड़े वेट्स उठाना शुरू कर दें या घर का सारा काम आप ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो होती है इमोशनल सपोर्ट की होती है। अब अगर आप पुराने ज़माने वाली ख़वातीन लेंगे तो हमारे ज़माने में तो ये नहीं था, तो वो नहीं था। तो आजकल तो फिर हर चीज़ आ गई हुई है, उसको तो एप्पल्स और ऑरेंजेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगेन लैक ऑफ एजुकेशन, और फिर वो कोई आपकी अपनी पिछली महरूमी थी। अच्छे घर वाले, अच्छे ख़ानदान, अच्छे अखलाकियात वाले, जिनकी वैल्यूज़ अच्छी हैं, जो खुद मोहब्बत से पले बड़े हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। वो हमेशा दूसरे की आसानी पैदा करते हैं। अच्छा इंसान दूसरे के लिए आसानी पैदा करता है, हमारे मज़हब में भी है। लेकिन अगर सपोज़ किसी औरत के साथ ऐसा हुआ कि उससे काम कराया गया था और वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उसने अपनी महरूमी अगले आने वाली मैं जो है अपनी बहू से लूँगी, एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता है साइकोलॉजिकली। अपने बेटे को जो है वो अपना बना के रखती है ताकि कहीं वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। इनसिक्योरिटीज़ होती हैं इमोशनल, क्योंकि उसके मियाँ ने उसका ख्याल नहीं रखा था। तो अब वो अपनी महरूमियाँ अपने बच्चे के ज़रिए, अपने बेटे के ज़रिए जिएगी। और वो जो सारे जो जुल्म हो रहे हैं, कभी सास भी बहू, जितने ड्रामे इंडियन पाकिस्तानी, वो एक साइकिल चल पड़ता है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। लेकिन अगर अच्छे ख़ानदान वाले, अच्छे अखलाकियात वाले, एजुकेशन वाले, जो कि अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता। ये हमेशा ऐसे घरों में ही होता है जहाँ पे उनकी अपनी महरूमियाँ थी या अपनी अखलाकियात से गिरी हुई, मतलब इतने अच्छे अखलाक नहीं थे। ठीक है, तो जब प्रेगनेंसी हो जाती है, जब बच्चा भी हो गया, तो उसके बाद जो जिसे हम कहते हैं उर्दू टर्म में छिला, और जो नेक्स्ट 40 डेज होते हैं वो कितने क्रूशियल है, कितने इंपॉर्टेंट है? इसमें एक औरत को क्या करना चाहिए अगर तो वो अकेली हस्बैंड के साथ है या ससुराल में रहती है या अपनी माँ के घर में रहती है? तो हाउ द सोशल सोसाइटी, हाउ द सोशल एंड द पीपल अराउंड शुड टेक केयर ऑफ हर? पता है क्या, जब आप छोटे होते हैं ना तो आप सोचते हैं अब बच्चा पैदा कर लिया ना, आई वांट टू गेट इनटू माय शेप, मैं फौरन से पहले वेट कम करना चाहती हूँ। और ये लड़कियां बड़ी एक्टिवली, अग्रेसिवली वो अब जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं, आपको समझ आती है कि हमारी दादी नानी जब हमें पंजीरी खिलाया करती थी उसका क्या मतलब था। हीलिंग इनसाइड आउट, ये टाइम पीरियड बॉन्डिंग का है, अफेक्शन का है बिटवीन मदर एंड द चाइल्ड। जितनी वो स्ट्रेस फ्री होगी, जितना उसका हेल्प होगी, जितनी वो अपने आप को मेंटली एंड इमोशनली रेडी करेगी, उसकी वजह से उसका मिल्क आएगा ब्रेस्ट के अंदर और वो बच्चों को दूध पिला। और सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क है। तो जिन खवातीन का नहीं आ रहा होता, क्या वजह क्या होती है? क्या वजह? देखिए, कभी कभी तो नहीं आता, वो बहुत कम केसेस होते हैं। और कभी कभी सुस्ती, कायली। अब ये नहीं है कि आप अपनी बहू के पीछे या बेटी के पीछे तो इस काबिल ही नहीं है कि आए नहीं, लेकिन होता है कुछ केसेस में आप बहुत ट्राई मारते हैं नहीं। लेकिन अगर आप जब लास्ट वीक होता है उसमें अपने आप की मसाज करना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल ब्रेन को पहुंचने शुरू हो जाते हैं। और एक हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन जाता है, और जितनी स्टिमुलेशन होती है ब्रेस्ट की उतनी ज़्यादा मिल्क पैदा होता है। पहले 2-3 दिन तो वैसे क्लोस्ट्रम थिक सा पैदा होता है जिसमें बहुत न्यूट्रिशन होती है। और बच्चे का जो स्टमक होता है ना, न्यू बॉर्न का, वो बिल्कुल छोटा सा होता है, उसके लिए वो क्लोस्ट्रम भी बहुत इनफ है, उसको कोई 10 गैलन मिल्क नहीं चाहिए। और वही टाइम पीरियड होता है जब बच्चा लैच करना सीखता है, और वही टाइम पीरियड होता है जब माँ को तकलीफ हो रही होती है और वो उसको बाइट करता है, और फिर कुछ अरसे में आप कहते हैं तो मिल्क नहीं आ रहा और बड़ी तकलीफ हो रही है। अगर वो टाइम पीरियड आप गुजार लो ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो तकलीफ की वजह से या उस एफर्ट की वजह से, जो वक्ती एफर्ट हो रही है, वो कहते बॉटल पिला दो, बॉटल पिला दो। और कभी कभी यस मेडिकल रीज़न होती हैं कि बच्चे को चाहिए होता है, उसको जॉन्डिस हो जाता है तो हम खुद एज ए डॉक्टर कहते हैं कि उसको गेन करना है वेट, या उसका वेट कम है तो हम कहते हैं वो मेडिकल रीजंस हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल रीजंस नहीं है तो सबसे बेहतरीन तोहफा माँ को, और बॉन्डिंग क्रिएट होती है बहुत ज़्यादा बच्चे की, और उसको इन्फेक्शंस कम होते हैं, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। और बाहर के मुल्कों में तो जितना ब्रेस्ट मिल्क को प्रमोट किया जाता है किसी और को चीज़ को, और हमारे कहते हैं ना 2 साल, एब्सोल्युटली। एक और बात, जैसे जैसे आप मैच्योर एंड वाइजर होते हैं आपको पता चलता है कि हमारी किताब में, कुरान मजीद में जो चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे साइंस नहीं लिखी होती, एक्चुअली वो सारी साइंस है। दैट इज़ पूरी की पूरी वो साइंस है। और आपको बाद में पता चलता है वो इसके पीछे तो ये साइंस थी जो हमें पहले समझ ही नहीं आई थी। हर चीज़ में हिकमत है, हर चीज़ में। तो गोइंग बैक टू दैट कि कितनी सपोर्ट चाहिए होती है, ये वो टाइम पीरियड है भाई, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आपको डिप्रेशन हो सकते हैं, ब्लूज हो सकते हैं, साइकोसिस हो सकता है, और बाप को भी सपोर्ट चाहिए होता है, उसको भी पैटर्नल डिप्रेशन हो जाता है। तो आप एज अ यूनिट ऑफ फैमिली जो है ना, तमाम रिश्तेदार, आपके माँ बाप, जो बच्चे जो सेहतमंद हैं, उनको चाहिए कि आगे आके बढ़ के, और इसमें बड़ा कॉमन होता है माँ कहती है मुझे नींद नहीं सोने दे रहे क्योंकि मैं बच्चे को दूध पिलाती हूँ हर 2 घंटे बाद, तो मैं सोऊं कब, मैं फटीग्ड हूँ। उसकी वजह से सबसे पहले इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी एक्सरसाइज करें, आप पूरा हेल्दी रखें, फिटनेस में होना चाहिए। क्रैश डाइट करके जो लड़कियां वजन कम कर लेती हैं बाद में प्रेगनेंसी में भी उनको इशू होता है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, उनके अंदर किसी ना किसी चीज़ की अनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है, तो बाद में वो अपने आप को क्या संभालेंगे, किसी को क्या संभालना है। उन्होंने शुरू में रेडी हों प्रेगनेंसी के लिए, हेल्दी वाइटामिन सप्लीमेंट पहले लेना शुरू करें, एक्सरसाइज पहले करना शुरू करें। उसके बाद जब आपका बेबी डिलीवर हो गया, आप कोशिश करें कि नॉर्मल डिलीवरी, अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं जिसमें आपको सी सेक्शन करना पड़े, अब छोड़ें कि भी पैसों की वजह से इस मुल्क में हो जाता है, कई पॉडकास्ट में मैंने बात की है इस चीज़ के बारे में, वो एक अलग अखलाकियात की बात है। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो है आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपको रोना धोना, आपको लगेगा कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, विच इज़ नॉर्मल, नथिंग टू वरी। अगर उसके बाद आपको डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ नॉट नॉर्मल। आपके डॉक्टर को आपसे बात करना चाहिए, पूरा सिस्टम आपके इर्द गिर्द घूमना चाहिए। बच्चा आपसे लेकर आप ब्रेस्ट मिल्क करें फीड, उसको बॉटल में डाल दें और बॉटल में डाल के फ्रिज में रख दें,
और फिर कहें मैंने 4 घंटे सोना है, मुझे कोई मत उठाए, जो बॉटल में आप ही का मिल्क है, तो Very बच्चे को good. ब्रेस्ट मिल्क ही मिल रहा है, वो आपका रिश्तेदार, अम्मी दादी जो भी हैं, मियाँ, वो उस बच्चे को पिला दे। और डाइपर चेंज करो भाई, उसको थोड़ी देर के लिए बख्श दो, डाइपर और ऐसे तमाम हेल्प उनको करने चाहिए। मुझे ये बताएं, आपने बात की ब्रेस्ट मिल्क की, तो अगर 2-3 दिन का गैप आ जाता है तो उससे क्या दूध आना खत्म हो जाता है? कम हो जाता ये मिथ है या बिल्कुल ये सच खत्म है? नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन वो दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन देखिए ना, वही बात हुई कि ये रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जिस चीज को जितना छेड़ा जाएगा उतना वहां से मिल्क प्रोड्यूस होगा। आपका जो सिग्नल ब्रेन को जा रहा है ना, वो कहाँ से जा रहा है? स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट से। स्टिमुलेट कौन कर रहा है? बच्चा अपने माउथ से कर रहा है, जब लैचिंग जिसे कहते हैं। अगर बच्चे को आप लैच नहीं करेंगे तो स्टिमुलेट नहीं होगा। अगर बच्चा नहीं कर सकता फॉर मेडिकल रीजन, बच्चे को निक्यू में रखा हुआ है, इंटेंसिव केयर में, या कोई भी मसला हो गया, तो पंप, ब्रेस्ट पंप यूज कीजिए, उसको स्टिमुलेट करते रहें। अगर ब्रेस्ट पंप नहीं करेंगे कोई स्टिमुलेशन नहीं होगी। और साथ वार्म कंप्रेशन, जिसे गरम टकोर जिसे कहते हैं, वो कंप्रेशन रखें ताकि स्टिमुलेट होता रहे। अगर आपने मिल्क छोड़ना हो तो उसका ऑपोजिट होता है कि उसकी स्टिमुलेशन बिल्कुल बंद कर देते हैं। स्टिमुलेशन का मतलब कि उसको मत छेड़ें, और फिर जो कोल्ड कंप्रेशन होते हैं बिल्कुल टाइट कर देते हैं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्रेस्ट मिल्क छोड़ दें जब आपने छोड़ना हो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने औरतों की तो बात की, लेकिन जब हम मर्दों की बात करते हैं, उन हस्बैंड्स की बात करते हैं जो बाप बनने वाले होते हैं, या दूसरी बार बनते हैं या तीसरी बार, क्या उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होते हैं जो वो डिस्कस नहीं करते और उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है सोसाइटी में? आदमी का तो सबसे बड़ा मसला ही है कि वो कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करता। उनकी अना, गैरत, मर्दानगी रस्ते में आ जाती है, और इसकी वजह से जब आदमियों को इश्यूज होते हैं तो डबल ट्रिपल होते हैं, जिसकी वजह से मेडिकल रिसर्च ने दिखाया है कि उनको सुसाइडल रेट भी बहुत हाई है। औरतें अटेम्प्ट ज्यादा करती हैं लेकिन मरती कोई नहीं है, क्योंकि खाली अद्दी पचद्दी अटेम्प्ट करती है। आदमी जब अटेम्प्ट करता है तो पूरी करता है। आदमी अटेम्प्ट करते तो क्या करता है? हाथ काटता है या अपने आप को बुलेट मारता है ना अपने आप को, या जाके ड्राउन, या कोई ऐसी अटेम्प्ट होती है जो सक्सेसफुल होती है। ये एक ऑफ द टॉपिक मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, बट मैं ये बता रही हूँ कि द एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन and extent of problems in man's life are way more than women. औरत का सबसे बड़ा जो एक आउटलेट है वो वेंटिंग करती है। वाइनिंग एंड वेंटिंग, वाइनर होती है, वेंटिंग, उससे आधा मसला आपका वैसे ही हल हो जाता है। You went out your spleen on आपने क्या करना है? फोन उठाना है, जो चीज नहीं भी डिस्कस करनी, जो घर की बेडरूम की बात थी वो भी आपने जाके डिस्कस कर ली बहन से या माँ से, आपका दिल हल्का हो गया। लेकिन वो अलग बात है कि वो गलत एडवाइजर थे, या मसला हल हुआ या नहीं, या एम्पलीफाइड हो गया, डबल होके आपको वापस आ गया। लेकिन सिर्फ एक्ट ऑफ वेंटिंग की बात कर लें, उससे आप हल्के हो गए। आदमी तो वो भी नहीं करता। इतने मसले चल रहे होते हैं लाइफ में, अगर औरत कुछ कर देती है उसकी जिंदगी में, तो आदमी जाके अपने दोस्तों को बताएगा कि मेरी बीवी ने कभी ये किया, या आज मुझे कुट पड़ी है, या वो चीट करी है, कुछ ऐसा नहीं होता। तो औरत तो सबको बता ढंडोरा पीट देती है। तो औरतें हमेशा गॉसिपर्स होती हैं, दे गॉसिप, उनके पास सपोर्ट सिस्टम होता है। आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है। So do you think कि आदमी के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो ये अच्छी बात है? I think बुरी बात है। स्पेस होनी चाहिए, राइट? हर बंदे की स्पेस होनी चाहिए, बात करनी चाहिए एंड सोशल कॉन्टेक्ट से आपकी स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड आदमी और जेंडर का फर्क बता रही थी। बिल्कुल सही बात। उसकी वजह से ये होगा कि उसका जब डिप्रेशन होता है, मैंने बताया था पैटर्नल डिप्रेशन भी हो जाता है, क्योंकि नई चेंज तो बाप के उसमें भी आई है। ना सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि एक नई बच्चा जिंदगी में आया है, तो माँ की सारी टेंशन उधर चली गई है, सारे खानदान की उधर चली गई है, ही इज फीलिंग लाइक आई एम लेफ्ट आउट, तो मुझे तो कोई पूछ नहीं रहा, और बीवी तो बिल्कुल भी नहीं पूछती ना। तो उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइनेंशियल डिजास्टर, इतना बड़ा बर्डन आ जाता है। जब आपके पास फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है और आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, जो कि मेजॉरिटी आजकल पाकिस्तान में स्ट्रगलिंग है, ऑफ कोर्स स्ट्रगलिंग है, तो उसके बाद वो ये भी नहीं कह सकता कि अब जो है बच्चे को मैंने कहाँ से अफोर्ड करना है, क्या करना है, हाथ पाँव ही मार रहे हैं ना सारे आजकल। तो उसकी वजह से डिप्रेशन एक्सेसरबेट, मतलब कि ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप हस्बैंड को भी इग्नोर मत करें, उसका भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके माँ बाप, बीवी अगर बिजी भी है, उसको अपनी स्ट्रगल्स हैं, तो घर वालों को तो आंखें खोल के रखनी चाहिए। सो इट्स अ फैमिली यूनिट, यहाँ पे पूरी फैमिली आती है। एक मर्द की लाइफ में भी चेंजेस हैं। एब्सोल्युटली। और एक हमारे एशियन कंट्रीज में रिवाज है ना कि मर्द ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, ये बोलता नहीं है, और वो उसको दबा दिया जाता है बचपन से कि वो तो ही हैज टू बी अ मैनली फिगर एंड फॉर दैट ही हैज टू बी वेरी स्टर्न एंड रिजिड ऑल द टाइम। लेकिन ये बात गलत है। आई थिंक एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, गॉसिप का टर्म निकालते हैं, कम्युनिकेशन होना चाहिए। जो कम्युनिकेशन होती है ना, दैट्स वेरी हेल्दी। जब आप किसी के कम्युनिकेट नहीं कर सकते, इट्स नॉट अबाउट वाइनिंग एंड कंप्लेनिंग, उसके अंदर फर्क है।
उसके अंदर कम्युनिकेशन, वाइनिंग एंड उसके अंदर फ़र्क है। एक होता है ब्लेम करना किसी को, एक होता है कंप्लेन करना किसी को, वो बुरी चीज़ें हैं। आप सिर्फ डिस्कशन फॉर सेक ऑफ डिस्कशन एंड लुकिंग फॉर सोल्यूशन, दैट इज कम्युनिकेशन। हेल्दी कम्युनिकेशन, यस। हेल्दी कम्युनिकेशन के रास्ते कभी नहीं खत्म करते। अगर ये गैप हो जाता है तो फिर काम खराब। ये फर्स्ट स्टेप होता है टुवर्ड्स अ बैड रिलेशनशिप। बिल्कुल आपने ठीक बात की। प्रेगनेंसी में ठीक है, a woman is going through her changes, लेकिन on the other side a man is also going through tons of changes, और उसमें ये होता है हमें उसकी नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन उसको भी देखा जाए। हमें इसलिए नहीं नजर आ रही कि उसके ऊपर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फिजिकल नहीं हो रहा ना, उसके ऊपर मेंटली इमोशनली एक वो कनेक्शन जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाती हैं चीजें, और वहाँ पे हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको भी साथ रखे एज ए यूनिटी। दैट्स अ रियली ग्रेट एडवाइस फ्रॉम योर सेल्फ एज वेल। मुझे ये बताइए, मूविंग ऑन, जब हम बात करते हैं PCOS की, क्या इश्यूज हैं? पाकिस्तान में ज्यादा है या अमेरिका में भी आपने ज्यादा देखे हैं? हमारे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, साउथ एशियन में बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है। वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ पे भी जब औरत आती है देसी, मुझे पता चल जाता है एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ओ भाई अच्छे रेगुलर पीरियड के साथ आ रही है, या कोई ऐसे मसले हैं फर्टिलिटी के। तो PCOS जो होता है वो आपकी सिस्ट होती हैं, ओवरीज, उसके अंदर सिस्ट, छोटी छोटी पानी की थैली आ जाती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आपका वजह क्या बनती है? इनसे जेनेटिक्स हो सकते हैं, ज़्यादातर आपकी दादी, मामी, चाची कहीं पे भी था। और उसके बाद आपकी जो है जब हार्मोन, इसकी कोई एक टिपिकल रीजन नहीं जो कि आप पिन पॉइंट करेंगे और कहेंगे इसको हटा दो। इट्स नॉट लाइक कि निमोनिया है तो इसको इस वायरस की वजह से हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दे दो। ये एक पूरा मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। आपका हेड टू टो पूरा जो है हार्मोन्स खराब हो रहे हैं, उसमें मेल हार्मोन ज़्यादा हो रहे हैं, फीमेल हार्मोन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हर किस्म का सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। पीरियड इरेगुलर होंगे, अगर वो हर सिम्टम आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 3-4 सिम्टम प्रेजेंट होंगे। उसके बाद आपका वेट गेन शुरू हो जाएगा। आमतौर पर देसी लोगों में मैंने देखा है कि बाहर वाले लोगों में वेट ज़्यादा होता है, यहाँ पे वेट बहुत ज़्यादा ना भी हो, पतली लड़कियों को भी PCOS हो रहा होता है। So how can we cope up with this issue? फेस पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। तो और फर्टिलिटी इश्यूज, जब प्रेग्नेंट होना चाहेंगे, अब अगर आपने प्रेग्नेंट होना है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, अगर आपने सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट है तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। सबसे पहले अंडरलाइंग, मैं हमेशा बात करती हूँ कि अंडरलाइंग इशू को देखा करें। अंडरलाइंग इशू आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, बजाय इसके कि दवाई देने के, इसमें आपके एस्ट्रोजन के लेवल हाई हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो फैट में डिपॉजिट हो जाते हैं। अब ये होगा कि आपने क्या करना है कि उसको कहना है वेट लूज करो। एस्ट्रोजन वहाँ पे हाई होता है, जाके फैट में डिपॉजिट हो रहा होता है, तो आपके पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। अगर वो वेट मैनेज कर लेती है अपना और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है, तो आपके तमाम मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आपके वेट मैनेजमेंट कैसे होगी? वो कहेंगे हमारा तो वेट ही नहीं कम हो रहा, या तो हेल्प लें, या एक्सरसाइज करें, या इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। उसके बाद सप्लीमेंट्स लें। ऐसे सप्लीमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिस तरह मैंने हमेशा बात करती हूँ मायोइनोसिटॉल। मायोइनोसिटॉल एक सप्लीमेंट है जो कि आप ले सकते हैं। और उसके बाद एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लें जो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, थायराइड अपना चेक करवाएं कि वो नॉर्मल है। तो ये बेसिक आपका जब वेट कम होगा आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं हो रहे तो फिर उसके साथ जो है आपको हार्मोन्स लेने पड़ते हैं जो कि बर्थ कंट्रोल के अंदर होते हैं, वो वाली टैबलेट्स आपको दे देते हैं। और उसके बाद आपने बालों का ट्रीटमेंट लेना होता है, वो भी डॉक्टर आपको दे सकता है। कभी स्पाइरोनोइलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन होती है, या तो वो दे देता है, या डायन 30। एंड इट्स क्योरेबल, इट्स फाइनली पॉजिटिवली क्योरेबल, राइट? एब्सोल्युटली कैन बी कंट्रोल्ड, मैनेजेबल, एब्सोल्युटली मैनेजेबल। और उसके बाद फिर जब आपका वजन कम हो जाएगा, आपके हार्मोनल इंबैलेंस खत्म हो जाएंगे, आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं। अगर नहीं भी होते और फर्टिलिटी इश्यू चल रहे हैं तो आपको मेडिसिन देकर भी प्रेग्नेंट, ये नहीं कि प्रेग्नेंट नहीं होंगे, थोड़े एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये बताइए, जिनको बिल्कुल ही जवाब दे देते डॉक्टर्स, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अरसे बाद देखा जाता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप मां नहीं बन सकते, या कोई इशू है आपके अंदर, या जो भी है, तो ये क्या वो जवाब नहीं देते वो फिल्मों वाला, ये दिस इज नहीं, कुछ होता है रिपोर्ट्स में कहते हैं उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? उसमें ये होता है कि आप ट्यूबें चेक करते हैं औरत की, वो भी नॉर्मल है, बंदा चेक करते हैं वो भी नॉर्मल है, कोई मसला ही नहीं निकल रहा, उसे कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो उसमें कहते हैं जी कि अब तो अल्लाह के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो अब वेट करो। अगर वो यंगर कपल है तो वेट करो, अगर यंगर कपल नहीं है तो आजकल तो REI जिसे रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी इनफर्टिलिटी कहते हैं, इनफर्टिलिटी के एक्सपर्ट आ गए हुए हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं, IUI या IVF करवा लेते हैं, एंड इट वर्क्स, एब्सोल्युटली वर्क्स। आजकल तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब बाकी वो काम तो करता है, लेकिन अब बाकी बच्चा पैदा होता नहीं होता, चीज़ें फेल हो जाती हैं, नहीं, वो तो अल्लाह मियाँ के काम है ना, वो कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन साइंस वर्क्स एब्सोल्युटली। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट्स, कोई इश्यू, कोई डेवलपमेंट में बच्चे की कुछ ऐसा होता है या नहीं? नॉट एट ऑल। IVF की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे, अगर आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर कुछ इशू होता है या नहीं? कुछ भी नहीं। और जो नॉर्मल बच्चे पैदा हो रहे हैं बगैर उसके हेल्प के, कोई इशू नहीं है, सारे बच्चे वैसे ही होंगे।
बट माँ के अंदर जो है वो, चूंकि आप हार्मोन्स दे रहे हैं तो हो सकता है उसको स्ट्रगल करनी पड़े बाद में जाके, या कुछ लोग कहते हैं जी कि बाद में अगर ब्रेस्ट कैंसर की वन ऑफ द रीजंस थी कि आपने आईवीएफ कराया था, तो इट्स ऑल अंडर स्टडीज, अभी रिसर्च उसके ऊपर हो रही है, लेकिन इट्स नॉट द एब्सोल्यूट कि आपने आईवीएफ कराया था तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा. येस, द हार्मोन्स आर गिवन विच कैन हैव अ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, लेकिन नॉट इन एवरी केस. सो द स्टडीज आर बीइंग डन. तो ये जो, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बॉलीवुड का एक कपल है प्रियंका चोपड़ा जी. अब उन्होंने सरोगेसी. खुद इस सरोगेसी करवाई है, तो और भी बहुत से लोग हैं, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा. तो ये सरोगेसी सही रहती है? ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. सरोगेसी का मतलब क्या है? सरोगेसी का यही मतलब है कि जो एक्ट्रेसेस करा रहे हैं ना, उसका तो ये मतलब, एक तो होती है जो वाकई आपको जरूरत है मेडिकली, क्योंकि आपका यूट्रस जो है, यूट्रस काम नहीं कर रहा, वो छोटा है साइज का, आपके एग्स नॉर्मल है, लेकिन आपके यूट्रस के अंदर कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट था, नहीं कर सकता, आप कैरी नहीं कर सकते व्हाट्सएवर रीजन. तो फिर ये है कि आपका एग आपके हस्बैंड का स्पर्म बाहर मिक्स करके वो किसी और औरत के अंदर इम्प्लांट कर देंगे उसके यूट्रस में. शी विल कैरी द प्रेगनेंसी. एक है जी बाय चॉइस कि आपका ठीक है, आप नॉर्मल है, बट आपने प्रेगनेंसी के फेज में से नहीं गुजरना 9 महीने, बिकॉज ऑफ योर करियर, बिकॉज ऑफ योर फिजिक और व्हाट्सएवर, जो भी आपकी रीजन है, वो सरोगेसी है. ठीक है, सरोगेसी का ये मतलब नहीं है कि आपका आउट ऑफ वेडलॉक मियाँ किसी और के साथ रिलेशनशिप कर रहा है, वो चीटिंग है, वो सरोगेसी नहीं है. उसमें फिर औरत का एग भी वो है, वो औरत जिसके साथ वो चीट कर रहा है, और मियाँ का भी स्पर्म वो है, वो एक एक्ट है सेक्सुअल आउट ऑफ वेडलॉक. सरोगेसी तो ये है कि आपकी ही बीवी का एग है, उसकी बॉडी नहीं है वो, और somebody else is carrying. And that's fine, right? Religiously मुझे नहीं पता, लेकिन medically yes. Medically is fine. If you just talk about according to medical point of view. आप ये कह सकते हो कि इमोशनली जो है वो शी इज नॉट गोइंग थ्रू द स्टेजेस एंड फेजेस एंड शी इज मिसिंग आउट ऑन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. मैं हमेशा वो एक अलग बात है. मेडिकली फाइन. और जो कैरी करती हैं जी, द वन हु इज एक्टिंग एज अ मीडिएटर जी, तो उनकी हार्मोनल चेंजेस, उनके जो कह दे नेचर है या कोई ऐसी चीज बच्चे पे असर करती है? वो माँ सिर्फ तो उन्होंने शी इज अ व्हीकल, शी इज अ व्हीकल. एग किसी और का है, एग किसी और का है, जो आपका यूट्रस होता है ना, वो यूट्रस सिर्फ एक वूम है जिसके अंदर बच्चा है. एग भी किसी और का है, जीन्स आपकी किसी और की, उनकी बॉडी वो पैसे लेके कर रही होती हैं. बॉडी जो उसमें से निकलेगी सारी फिजिकली, वो मैं सरोगेट जो मदर्स आती हैं मेरे पास, उन्होंने यूजुअली पैसे लिए होते हैं एंड दे आर हेल्दी. उनके क्राइटेरिया होते हैं कि यंगर देन 35 या डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है कि वो हेल्दी होने चाहिए, उनको कोई मेडिकल डिजीज नहीं होनी चाहिए. वो पैसे लेती हैं और उनसे पेपर साइन करवाया जाता है कि बच्चे के साथ उनका बाद में कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, या वो सू नहीं कर सकती टू बी पेरेंट्स को. तो ये सारा पेपर वर्क होता है एंड इट इज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू. तो इमोशनली अगर आप पूछें, जिस औरत ने खुद प्रेगनेंसी कैरी नहीं की, उसका एक्सपीरियंस वो नहीं हुआ, शी कैन नॉट रिलेट, शी इज मिसिंग आउट ऑन समथिंग. हाँ, अलबत्ता मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 चीजें लाइफ में आपको बदल के रख देती हैं, और वो जब तक आप उस एक्सपीरियंस में से नहीं गुजरते, एज अ लाइफ कोच अब मैं बीच में बता रही हूँ आपको, 2 चीजें. एक होता है माँ बनना, बाप बनना. अगर आप माँ बाप बन जाएं, आपकी जिंदगी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है. और ये जब तक हम माँ बाप खुद से नहीं बनते, यू कैन नॉट रिलेट. फिर आपको समझ आता है कि ये व्हाट इट टेक्स टू बिकम पेरेंट्स. बिल्कुल ठीक. और दूसरी चीज होती है जब आपको ट्रू इश्क हो जाता है. इश्क हो जाता है, ठीक हो गया, असल मोहब्बत. तो ये जब इश्क की बातें हम करते हैं, तो एज अ लाइफ कोच आपके पास बड़े केसेस आते होंगे जिनमें किसी को किसी से मोहब्बत होगी, या किसी का दिल टूटा होगा, या कोई ब्रेकअप्स हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है इसी से रिलेटेड, या बहुत लंबे अरसे से चलते हुए शादी के जो कह दें कि रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं. तो ये आपके पास जो केसेस आते हैं शादी के हवाले से, किस तरह के, किस एक्सट्रीम लेवल के आई है आजकल? तो जो मेजॉरिटी मेरे पास आ रही है ना, चूंकि मेरे 10 साल का जर्नी जो है उसमें मैंने जो देखा है, वो मेजॉरिटी एक ही डायरेक्शन में जा रही है. औरतें 80% कह लें, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, दे आर अनहैप्पी इन देयर करंट मैरिजेस. व्हाई? हस्बैंड मारता है, हस्बैंड इज्जत नहीं करता, हस्बैंड मोहब्बत नहीं करता, दूसरा हस्बैंड चीट कर रहा है. और ये सच होती है बातें उनकी, ऐसी कह नहीं, मैं तो रियल वो ऑन द अदर साइड हूँ. तो वो मेरे पास तो एज ए पेशेंट आ रही हैं, तो रियल ही आ रही हैं ना. मतलब आपको लगता है कि जेन्युइन बातें ही कर रही हैं? होता है ना कभी कभी अपने केसेस को भी कर जो बंदा काउंसलर के पास जाता है वो चीज को फिक्स करना चाह रहा होता है, वो आपको पैसे दे रहा है. वो जो लॉयर के पास जाता है, एक लॉयर और डॉक्टर से आप कुछ नहीं छिपा सकते, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है. ठीक है, हमने कॉन्फिडेंशियल रखना होता है. मेरे पास हर क्लास का बंदा आता है, हाई एंड से लेके कुछ लोगों को मैं बिल्कुल फ्री में देखती हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जस्ट टू हेल्प आउट, और जो लोग
पैसे दे सकते हैं, उनसे तो पैसे लेने हैं ना, और उनसे ज्यादा पैसे लेने And then you have to, of course, क्योंकि why to spare them? क्योंकि वो पैसे देंगे तो हम अपने बिल्स देंगे और हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। एनीवेज, तो उसका ये होता है कि वो तो आपसे रिसेप्टिव है। जो बंदा आपके पास काउंसलिंग खुद मांगने नहीं आया और आप अनसोलिसिटेड किसी को एडवाइस करें ना बैठ के, वो तो वो सुन भी नहीं रहा होता, हाँ। वो सुन भी नहीं रहा होता, उसका दिमाग नहीं खुला होता। जिस तरह से अब बीवियां जब आती हैं तो दे वांट एंड दे सीकिंग फॉर हेल्प, देर सीकिंग कि मुझे इस मैरिज में रहना है या मुझे डिवोर्स लेनी है, मेरी हेल्प करें डॉक्टर मुफ्ती, मेरी हेल्प करें, आई एम एट द वर्ज ऑफ ब्रेक डाउन, मैं क्या करूं आगे, मुझे रास्ता दिखाएं, क्या मैं काम कर, मैं और बच्चों वाली भी होती है। एब्सोल्युटली, मैरिज मतलब हर जैसे एज कहते हैं में, नई शादी नहीं बल्कि पुरानी शादी, जो पुरानी शादी वाली मेरे पास ज्यादा आती हैं, क्योंकि जो नई शादी वाली लड़कियां होती हैं वो पहले ही अपना माइंड मेकअप कर चुकी होती हैं कि दिस आजकल ज्यादा ट्रेंड है कि नहीं चल रही, छुट्टी करो। जो पुरानी वाली हैं वो कंफ्यूज्ड होती हैं कि बच्चे हो गए अब क्या करें, रहें ना रहें हमारे। फिर मैं उनको एक अलग से, वी कैन टॉक अबाउट दैट टू कि किसको क्या करना चाहिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन। और दूसरा केस हमारे पास जो आता है वो इनफिडेलिटी का आता है। तो इनफिडेलिटी का अपने इश्यूज चल रहे होते हैं। उसमें मैं आपको ये बताने लगी थी कि सबसे ज्यादा जो मेरे लिए चैलेंजिंग होता है वो ये होता है कि अगर खाली औरत आई है तो, बिकॉज कपल थेरेपी जो मैरिटल काउंसलिंग होती है वो एक बंदे की नहीं होती, वो कपल थेरेपी होती है। उसमें मैं कहती हूँ अपने बंदे को लेकर आओ, लेकर आती हैं। फिर वो कहती है कि वो तो कह रहा है कि मुझे जरूरत ही नहीं है। आदमी समझते मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ, और वो अकड़े हुए होते हैं। अच्छा, और फिर अगर वो ले आए तो इट बिकम्स जर्नी जहाँ पे उन दोनों की बैठ के कई सेशंस चलते हैं एंड आई कैन हेल्प देम आउट। और कुछ ना कुछ मतलब एंड रैप अप सेशन में ये होता है कि दोनों इकट्ठे हैं, बहुत लंबा जर्नी है, दे हैव टू वर्क ऑन इट, डिपेंडिंग कि कितने सालों का मलबा जमा हुआ है, उसको साफ करने में बड़ा टाइम लगता है। अगर तो शुरू में ही आ जाते हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी कि मैं उनको जल्दी रास्ता दिखा देती हूँ। अगर कई सालों का गर्दो गुबार चढ़ा हुआ है और जहन पे और एज मैच्योर हो गई हुई है तो कोई बदलता नहीं है आजकल, तो उनको एक ब्लेम गेम में से निकाल के और एक वाइनर के कंप्लेन और एक दूसरे पे ब्लेम गेम से निकाल के उस डायरेक्शन में डालना पड़ता है जहां पे वो सेल्फ अकाउंटेबल हों, जहां पे वो अपने अंदर झांक के देखें और वो राजी हों टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप। रजामंदी फ्रॉम बोथ टीम मुझे चाहिए होती है कि आर दे इंटरेस्टेड। तो मेरा तो काउंसलिंग ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि तुम लोग सोच क्या रहे हो, तुम्हारा आगे विजन क्या है, तुम लोग इकट्ठे रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, कि मेरा भी टाइम खोटा कर रहे हो अपना भी, मुझे तो पैसे मिल जाएंगे लेकिन व्हाटएवर। तो अगर वो बंदा आ जाता है टीम के अंदर एंड दे वांट टू वर्क ऑन देयर रिलेशनशिप तो फिर तो चीजें आसान हो जाती हैं। ये बताइए, जब आपने देखा अपनी लेंस से जब आप देखती तो आप क्या इवैल्यूएट करती हैं कि प्रॉब्लम स्टार्ट होती कैसे है और कहाँ से क्या बन जाता है, टेंगल्ड कैसे हो जाते हैं इश्यूज? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपके बचपन से। प्रॉब्लम कभी आपकी वहां से नहीं स्टार्ट होती मियाँ बीवी की, प्रॉब्लम होता है आपका बचपन। आपके साथ मैं बात कर सकती हूँ, आपको मैं शादी करके अपने घर ला सकती हूँ, लेकिन जो आपका बचपन पीछे आपके साथ पैकेज में आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि मेरा और आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वो अखलाकियात, वो फाउंडेशन, वो वैल्यूज, वो तरबियत डिसाइड करेगी कि आप किस माइंडसेट के साथ मेरे से आ रहे हैं। मैं आपके साथ इश्क कर सकती हूँ, इश्क तो बहुत बड़ी बात है, मोहब्बत कर सकती हूँ, आपको फंसा के अपने साथ शादी करके घर ला सकती हूँ, हरे हरे बाग दिखा सकती हूँ। घर में जब आप 1-2 साल के बाद आएंगे रहेंगे तो आपके घर का सिस्टम क्या है, वैल्यूज क्या है, आपके घर की फाउंडेशन क्या है, आपकी माँ का रवैया आपके साथ कैसा है और माँ ने अपने बेटे को कैसा पाला है। अगर वो बहन पे हाथ उठाता था, अगर वो यल करता था, वो आपको तो उसने बड़ी सॉफ्टली एंड पोलाइटली अच्छी वाली पिक्चर दिखाई थी तो आप हसीन थी ना। अगर वो पहले ही दिखा देता अपनी पिक्चर तो आपने क्यों शादी करनी थी ऐसे बंदे के साथ? या आपको जो है उसने दिखाया कि मैं बड़ा रिच हूँ, मैं बड़ा, जो भी, wasn't true to himself and same way to the girl। लड़की को अगर ऐसा बंदा मिल गया और उसने अपना ट्रू नेचर नहीं दिखाई और शादी कर ली, उसके बाद आप जिस घर में गए हैं वहाँ पे तो आपकी बचपन की तरबियत होगी, वहाँ पे घर में क्या पकता है, औरत जो उसकी सास ने अपने बेटे को कैसे पाला है और घर में डिसीजंस कौन ले रहा है, और वो जो जिसके साथ शादी हुई है वो मर्द है कि नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है, मर्द जो होता है ना उसकी डेफिनेशन अलग है और जो एक मामाज बॉय या जो एक लड़का होता है उसकी डेफिनेशन अलग है। बताएं, दोनों की डेफिनेशन बताएं। मर्द क्या होता है? मर्द को ये पता होता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, मर्द को ये पता होता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, उसको कोई स्टेप ओवर ना करे। वो एक हाई वैल्यू होता है, उसको ये भी पता होता है कि रिश्तों के अंदर तवाजुन कैसे रखना है, लोगों को सिक्योरिटी कैसे देनी है और घर का सरबराह कैसे बनना है। वो घर का प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर होता है। उसके अपने जहन के अंदर इतनी क्लैरिटी होती है कि उसको पता है कि मैंने अगर कोई फैसला किया है तो वो मुनसिफाना फैसला है, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं किया। पंजाबी में कहते हैं और लाई लागू नहीं होता, इम्प्रेशनेबल नहीं होता।
वो माँ को माँ की जगह सही बात इज्जत की। देता है और बीवी को बीवी की जगह मोहब्बत देता है। और बीवी को अगर वही सिक्योरिटी पहले दिन दे दे कि मेरे माँ बाप हैं, हम उनकी इज्जत करेंगे, बट यू आर द फर्स्ट इन माई लाइफ। जब आपकी ज़िंदगी में बीवी एंटर हो जाती है तो शी शुड बी द ओनली वुमेन एंड शी शुड बी द फर्स्ट वुमेन। मोहब्बत आपने और सारी इज्जत अपनी बीवी को देनी है और वो इन रिटर्न एम्पलीफाई डबल करके आपके घर को भी अच्छा रखेगी और जो इज्जत आप चाहते हैं कि वो आपके ख़ानदान को और आपके माँ बाप को दे वो भी करेगी। अगर आप उसको हंटर की बेस पे काम करवाएंगे तो पहले ही ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे कि मैं तो शायद सेकंड हूँ। और औरत जो होती है ना बाय नेचर जेलस होती है, फिर वो चाहे जेलसी आ जाए किसी और महबूबा की या वो आ जाए आपकी माँ की, क्योंकि अब वो भी माँ बनने वाली है और माँ के तौर पे जब औरत इश्क करती है तो माँ ही बन जाती है। वो अपने मियाँ को भी जो होती है ना वो मैटरनल तरीके से इश्क कर रही होती है उसके साथ कि ही इज़ माइन, अब कोई और बंदा नहीं है। तो ये किसका काम है? ये बंदे का काम है कि वो मर्द बन के तवाज़ुन रखे, बैलेंस रखे। इसमें ना तो सास का कसूर है ना तो इसमें बीवी का कसूर है। एक तो जो ब्रॉटअप हुआ है शुरू से उसका वो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो आपके साथ चल रहा है सारी जिंदगी। अगर नहीं चेंज करेंगे तो बेड़ा गर्क होगा आपकी फैमिली का। और अगर कहीं आपने सीख लिया और समझ लिया, क्योंकि लोग ग्रो करते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं बहुत, इवॉल्व करते हैं, ग्रो करते हैं। अगर कहीं सीख लिया और तवाज़ुन बरकरार रख लिया तो फिर तो आपका घर अच्छा रहेगा। और औरत हमेशा होती है, और ये चीज पता होना चाहिए मर्दों को, बल्कि एब्सोल्युटली पता होना चाहिए, डिस्कसिंग अबाउट इट, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि आपकी चाइल्डहुड की जो अपब्रिंगिंग और डेवलपमेंट है वो आपके जहन में रह जाती है, फिर आप हर चीज को वैसे ही वो मैं हमेशा जब काउंसलिंग कर रही होती हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं, आप कभी कभी ऐसी बात कर देती हैं कि जैसे कोई सिंगल होम जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो मैं कहती हूँ जहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं बहुत शुरू में बच्चों से पहले हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी अलग हो जाओ, बच्चे ना पैदा करो, बिकॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लग रहा है कि लॉस्ट कॉज है, इसके ऊपर तो काम ही नहीं हो सकता, ये तो जवारी है, नशई है, या फिर ये तो पैसे नहीं कमाता, ये तो मेरे पैसे पे पल बढ़ रहा है, या इसने सुधरने की कोई चांस नहीं है, तो बच्चे पैदा करने से पहले अलग हो जाओ। और अगर बच्चे पैदा कर लिए हैं तो वर्क ऑन इट। और अगर वर्क करने के बावजूद बंदा नहीं सुधर रहा तो फिर उसको आप अपने आप को इस वैल्यू पे लेकर आएं कि जहां आपके पास भी कोई फ्यूचर हो, आपने बच्चों को भी फ्यूचर देना है। अगर आप खुद ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं और ऐसा नहीं कर सकते तो आपने बच्चों को क्या फ्यूचर देना है। और अगर आपने फैसला किया है कि इस किस्म के रिलेशनशिप में रहना है जहाँ अब्यूजिव रिलेशनशिप है, तो कम से कम बच्चों तक वो महरूमी मत दो, क्योंकि वो साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। आपकी लड़ाइयाँ बच्चों की महरूमियाँ बनेंगी, बचपन छिन जाएगा उनसे, वो छोटे छोटे डरे हुए सहमे हुए यंग अडल्ट्स होंगे, यंग किड्स नहीं होंगे। और वही चीज़ फिर वो बड़े हो जाएंगे तो फिर जब उनकी शादियाँ होती हैं ना, व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम द अनहैप्पी फैमिली, तो वो कहते हैं, जिस तरह मैं बता रही थी कि सिंगल होम का क्या हो जाता है, उनके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्होंने देखा है लड़ते हुए, मरते हुए, रिलेशनशिप्स को अब्यूसिव होते हुए, उनके सामने लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो जाके या तो बिल्कुल हाइपर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं औरतें। वो कहती हैं जी कि अब तो हमने डिफेंस मैकेनिज्म उनका बड़ा हाई हो जाता है। वो कहते हैं हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, हम खुद इंडिपेंडेंट बनेंगी, बंदा जाए भाड़ में। वो बंदे को बंदे की जगह नहीं देते, उनकी इज्जत नहीं देते, उनको पेडेस्टल पे नहीं रखते। बंदे को तो चाहिए होता है ना, मैं मजाजी खुदा हूँ, मेरे से इज्जत करो, मेरी मोहब्बत करो। वो अच्छा बंदा भी मिल जाए तो उसकी जगह नहीं देते, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होता है। हाइपर इंडिपेंडेंट दूसरी तरफ चली जाती हैं, मर्द मार बन जाती हैं। या फिर दूसरी तरफ ये होता है कि वो सुपर क्लिंगी हो जाती हैं, सुपर जेलस हो जाती हैं, बार बार फ़ोन चेक करने, बार बार ये चेक करना, कि उनको डर है, ट्रस्ट इश्यूज है कि मेरी माँ के साथ अगर ऐसे हुआ था तो मैं अपना रिलेशनशिप बचा के रखूं। तो दोनों तरफ जो है वो काम खराब हो जाता है। दे नीड टू स्टे इन द मिडल एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड प्लेज अ ह्यूज रोल कि आपकी अडल्टहुड कैसा होगा। बिल्कुल सही बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की। और ये पता होना चाहिए उन तमाम मर्दों को, उन तमाम औरतों को भी, ऑब्वियसली सब चाइल्डहुड से गुजरे हैं, हर किसी का चाइल्डहुड डिफरेंट है, अच्छा है बुरा है, लेकिन आपने इसको अगर आगे जाके ड्रैग करना, नई जिंदगी स्टार्ट करते हुए इसी को दिमाग में रखना है, तो फिर आपने ये खुद फैसला करना है कि यू वांट अ बेटर लाइफ और यू वांट अ डिस्टर्ब्ड लाइफ। मुझे ये बताइए, जब आप बात करते हैं तो ये मर्दों ने जो दूसरी शादी का एक बनाया हुआ होता है, एक ब्लैकमेल करते रहते हैं, एक पेंडोरा बॉक्स बनाया होता है, अपने पास रखा होता है कि ये हो गया तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, ये दूसरी शादी करने का उनको मौका चाहिए होता है। तो ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स क्या वजूहत है आपके पास, जो केसेस आते हैं, क्या चल क्या रहा होता है? सबसे बड़ा जो मैटर चला हुआ है आजकल, जो मसला चला हुआ है, वो है जी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे दुनिया छोटी हो गई है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गई हैं। आपको पता है कि मैंने अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे काम कौन करना चाहता है। थोड़ी सी खटपट हुई, खटपट तो हर जगह होगी ना, कोई बंदा परफेक्ट नहीं है। आपको लगेगा अच्छा ठीक है तुम नहीं सुधर रही, मैं जाऊँगा ठिश स्वाप करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे कोई पुरानी गर्लफ्रेंड, कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई नया रिलेशनशिप, वहाँ पे अवेलेबिलिटी है,
accessibility and everyone's open to it. I don't know why. Availability, accessibility. Yes. और वो कौन दे रहा है? आपको एप्स हैं वहाँ पे बेतहाशा, तो फिर आप अपने बैठे हुए काम, जहाँ पे आपकी बीवी है, बच्चे हैं, जहाँ आपको स्ट्रेस हो रहा है, जहाँ पे आपको काम करना चाहिए था, अगर ऑप्शन है तो क्यों काम करेंगे? डाइवर्ट योर माइंड टुवर्ड्स सोशल मीडिया। आपको जब कोई भी ऑप्शन मिल जाए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं ना, जॉब के अंदर भी अगर आपको पता हो ना, आपको जॉब पर आपके पास और रोजी रोटी का कोई तरीका नहीं, आप जान माल सारा कुछ लगा देंगे, बॉस की जलील करेगा आपको, आप फिर भी आपको पता है कहीं और जॉब नहीं है, आपको पता हो ना इससे बेहतर मुझे जॉब, वो चाहे बेहतर नहीं भी है, दिखने में बेहतर लग रही है, या आपको सिर्फ यही पता हो कि एक और जॉब मिल सकती है, तो आप उस बॉस को कहते हैं तुम तो छुट्टी करो, मैं दूसरी जॉब पे जा रहा हूँ। ऑप्शंस है ना ये सारी, जब ऑप्शन नहीं होती तो आप दिल लगा के काम करते हैं। तो अब दूसरा पोर्नोग्राफी, क्योंकि अब अगर सोशल मीडिया पे आप बैठे हुए हैं और देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वहाँ नजर आएगा ना आपको, आपके बच्चे भी, सारे लोग जो नजर आना शुरू हो जाता है। आप कंट्री टू कंट्री देखें, सबसे नंबर 1 कम से कम पाकिस्तान ही है जहाँ पे पोर्नोग्राफी, या 2 होगा मुझे नहीं पता, हालांकि यहाँ पे बैंड है लेकिन फिर भी चल रही है, हर जगह चल रही है पोर्नोग्राफी। जब आप पोर्नोग्राफी में इतनी आइडियलिस्टिक पिक्चर्स एंड फिजिक्स एंड वो चीजें देखेंगे तो आपको घर की मुर्गी दाल लगेगी, आपको लगेगा कि भाई ये तो फिजिकली, हालांकि वो सारी एक दूसरी वर्ल्ड है, वो तो सारा पेड होता है, वो सारा फेक होता है, लेकिन वो तो नहीं उनको नजर आ रहा ना, उनको तो लगेगा जो पहले जो मैं ब्याह कर लाया था, वो 6 बच्चे पैदा कर लिए तो उनको पुरानी वाली यादें आएंगी, सारा कुछ। तो सोशल मीडिया इज द बिग थिंग, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, पोर्नोग्राफी और अखलाकियात से गिरी हुई चीजें। एंड अगेन गोइंग बैक टू आपके चाइल्डहुड का जो था, जो अच्छे लोग, अच्छी तरबियत, अच्छे घरों से आए होते हैं, वो कम चांसेस होते हैं, चांसेस सब में होते हैं, कोई एंजल नहीं है, लेकिन कम चांसेस होंगे जिनको आपने तरबियत करके एक अच्छे माशरे में छोड़ दिया, और एक बगैर तरबियत के एक महरूमियों वाली जगह से, वो तो भटकने के चांसेस ज्यादा है ना। तो फिर इसकी वजह से, और बाकी जो ये है आपके घर में बाद में अगर आप अपने रिलेशनशिप पे आप काम ही नहीं करना चाहते, अनमेट नीड्स हैं। नीड्स क्या होती हैं आपकी? आदमी को इज्जत चाहिए होती है, औरत को अकीदत मोहब्बत चाहिए होती है, और जब एक दूसरे की नीड को आप मीट नहीं करेंगे फॉर व्हाटसोएवर रीजन, उसमें इन लॉज भी आ सकते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी आ सकता है, स्ट्रेस भी आ सकता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप जब हो जाएगा तो फिर आप वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएंगी। अगर आप उसको शुरू में ही एड्रेस नहीं करेंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, वो एक दिन की नहीं होती, ये महीनों की, और महीनों की बाद सालों की, वो एक्यूमुलेट होती जाती है। और आपको फिर एक दूसरे की जब आप नीड जो है, आप एक दफ़ा बदतमीज़ी करेंगे, पैटर्न को रिपीट करेंगे, 10 दफ़ा करेंगे, फिर अब्यूसिव हो जाएंगे, फिर हाथ उठाना शुरू कर देंगे, फिर हाथ उठाने से गाली गलौज के बाद फिर आप जो है लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे, और जब लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे एक दफ़ा घर के अंदर, बेडरूम बाथरूम के अंदर क्या हो रहा है, जब पब्लिक हो जाएगा वो, तो फिर तो झाका उतर जाता है ना। तो फिर ये हो जाता है कि अब तो जब हम जलील हो ही गए तो चलो फिर जलील होना है तो फिर क्यों नहीं, अब आप हमें जलील करने वाले हैं, तो फिर दूसरी औरत तो बैठी हुई है उधर, तैयार बैठी है, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो आप क्या एडवाइस देती हैं इन कपल्स को कि जब इश्यूज बढ़ना शुरू हो जाएं या भर ही गए हैं और उनको खत्म करना है, और आप लोग अपनी शादी को तो लेके चलना ही है ना, तो इश्यूज तो चलते रहेंगे, इसका हर सोल्यूशन ये तो नहीं ना कि आप खत्म कर दें। तो व्हाट वुड यू एडवाइस और सजेस्ट दोस कपल्स कि हाउ टू कॉप अप विद दीज सर्टेन डोमेस्टिक इंटरनल इश्यूज, और क्या जो पर्सनल बातें वो किसी और के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं, या आपस में इसको सुलझाएं, चाहे जितने मर्जी ईगोज हैं, जो मर्जी प्रॉब्लम्स हैं? कभी कभी आपको इंसान चाहिए होता है। आप जब पानी के अंदर खुद होते हैं ना, तो पानी की गहराई और पानी जो आसपास है, आपको नहीं उसकी सिचुएशन पता चलती। हमेशा हम सर्जरी भी कर रहे होते हैं ना, तो हम अपनी सर्जरी अपने बच्चे या अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार पे नहीं कर सकते, हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं लीगली, एंड वैसे नहीं कर सकते मेडिकली। आपको हमेशा दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ता है बच्चे के ऊपर सर्जरी करने। आप अपने इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं ना, जहाँ पे वो चीजें खराब हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप मोहब्बत करते हैं किसी से तो आप उसके इश्क में ऐसे मुब्तला हैं, आपको उसकी बुरी बातें अच्छी लग रही हैं, और जब आप किसी से नफरत करते हैं, वो बेचारा जितने मर्जी अच्छे काम करे, आपको उसकी हर बात, तो लॉजिकल रीजनिंग आपकी वापस रकम हो जाती है। आपको जो है वो लगता है ये इमोशनल, जहाँ अटैचमेंट हो, जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हो, वहां पे आपकी अकल मत मारी जाती है। तो यहाँ पे अगर एंगर है, क्योंकि इमोशंस की भी टाइप्स हैं, एंगर और ये हैप्पीनेस एंड सैडनेस वगैरह, यहाँ पे एंगर है, तो वो जहाँ पे इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे आपकी सोचने समझने और अनबायस्ड होके मुनसिफाना इंडिपेंडेंट सोच के साथ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। आपको एडवाइजर चाहिए होता है। अब आपने एडवाइजर कैसे सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर आपकी रिलेशनशिप की बुनियाद और आगे फ्यूचर
डिपेंड करता है। अगर आपके हाथ अच्छा लग मिल गया तो अच्छा ठीक है। अगर ऐसी सहेली मिल गई जो कि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट सोच लिबरेटेड है वो फिर आप गए। और वो कह रही है जी मैं तो डिवोर्स ले लेती सी ते मैनू बड़ा चंगा बंदा मिल गया हाँ तो यू नो तो आप गए, या तो आप तड़ जाते हो या तो आप या तो वो, और या अगर समझदार जिसने दुनिया देखी, एक्सपीरियंस्ड है, वाइजर है, जिसको पता है कि व्हाट इट टेक्स, न्यूट्रल पर्सन, व्हाट इट टेक्स ऑल्सो, जिसको एक्सपीरियंस है न्यूट्रल होने के साथ साथ, जिसको पता है कि अगर डिवोर्स लेंगे तो उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होंगे, ड्रॉबैक्स क्या आज से 10 साल के बाद आपके साथ क्या होगा। आज 10 एज सबने करना है। एक लड़की जो 40 साल की डिवोर्स लेके बैठ जाएगी, जो 50 साल में होगी, तो उसका फिजिकल फिटनेस क्या है, उसके पास ऑप्शंस क्या है, क्या आप रेडी हैं उन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए कि आपने सारी उम्र शादी नहीं करनी है और अकेले रहेंगे, पहले सोच लें। और अगर आप सोचते हैं आप इतने तगड़े हैं, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, डिसीजन लेते हुए ये सोचें कि आज से 10 साल के बाद क्या होना है। कभी मत सोचें कि ये डिसीजन मैं आज ले रही हूँ तो ये सिर्फ 2 महीने की बात है या 2 साल की बात है। जो डिसीजन आप अच्छा लें या बुरा लें, अगले 10 साल के बाद आपके साथ क्या होने वाला है, तो उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है, इमोशनल, फाइनेंशियल वेलबींग, हर तरह की। और यही चीज़ जो है आदमी जो है उसके लिए भी मैं यही कहती हूँ कि अगर वो ये देख रहा है बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनके फाइनेंसिस के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप ये सोचें जी कि हाँ बस हमने कर लिया और बात खत्म हो गई, ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। मुझे ये बताएं, जो हम इसी से मूविंग ऑनवर्ड्स स्किन की तरफ जाते हैं, तो बहुत से मर्द ऐसे जो कहते हैं अपने आप को कलर डाई करो, अच्छा, या ये बनकर आओ, ये जो आजकल चल रहे हैं ये बोटॉक्स और ये जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक, आई डोंट नो, आई वुड जस्ट टर्म इट एज के अपने आप को चेंज करना। हाँ। मतलब रंग गोरा करना, या बोटॉक्स करा लो, या लिप्स का कुछ करा लो, फेक लैशेस लगा लें। मतलब मैंने लगाई हुई है। हाँ, आप मैंने देख ली है। मैंने टीवी के लेकिन ये बताइए जो ट्रेंड चल रहा है कि ये जो हस्बैंड्स की डिमांड्स है कि बाल रंग करें या डाई करें, अपने आप को, मतलब हाउ टू टर्म इट, अपने आप को ग्रूम करें, या ऐसे ग्रूमिंग भी नहीं कहते बल्कि इसे कहते हैं अपने आप को जरा चेंज करके आए, उस जैसी बनकर आए। तो ये क्या है? हाँ, सोशल मीडिया, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? सोशल मीडिया पे जिस तरह की औरतें अपने आप को पोर्ट्रे कर रही हैं, वहां पे वही इमेज और पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें वहीं से बुराइयां स्टार्ट हो रही हैं, जैसे जैसे प्रिवेल कर रही हैं। और ये जायज नहीं है, राइट? ये फेयर नहीं है। This is unfair with the women. कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो आप बेसिक पे चले जाएं। जब भी आपने डिजीज देखनी है ना, तो देखेंगे डिजीज की रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यही है कि आप जो है खुद से आप देख रहे हैं पोर्नोग्राफी, या खुद से आप देख रहे हैं कि मुझे ऐसी औरत चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे जब सिलेक्ट की थी, सिलेक्शन ऑफ पार्टनर हो रहा था, तो वो कैसी थी। अब अगर उस औरत ने बेतहाशा प्रोसीजर्स कराए हुए थे और आपको बताया नहीं और आप उसको रियल समझ रहे थे, तो फिर ये तो आपके साथ ज्यादती हो गई ना। तो बाद में जो उसकी जब बेतहाशा मेकअप के साथ मिले थे और बाद में मुंह धोया तो नीचे से क्या निकल आया। तो जब शादी जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो ट्रूथ की बेस पे होना चाहिए। इस तरह ये आदमी ने विग लगाई हुई थी और आपको पता नहीं था वो गंजा था, दोनों तरफ है ना। और उसके बाद आदमी जो है उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, वो मैट्रिक नहीं था, और बाद में पता चला जी वो बस ड्राइव करता है, रिक्शा ड्राइवर, और आपको जो है वो ब्याह कर ले गया ये कह के कि मैं बड़ा कोई जबरदस्त चीज हूँ। तो शादी हमेशा ट्रूथफुली होनी चाहिए। जब वो ट्रूथ की बेस पे नहीं होगी तो मसले तो होंगे आगे। अब बात आ गई जी के बाद में, शादी के बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चीजें। शादी आपने मोहब्बत की या अरेंज मैरिज की, एंड यू आर हैप्पी टुगेदर। बाद में अब औरत या बंदे में चेंजेस आना शुरू हो गए। दोनों में से एक बहुत एम्बिशियस है इंटेलेक्चुअली, एक बंदा ग्रो किए जा रहा है, ठीक है, एम्बिशियस है करियर में, प्रोफेशनली, और एक बंदी जो है वहीं पे बैठी हुई है, वो खा पी के मोटी हो रही है, लेट गो कर रही है, और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी जिंदगी में एडवांस होने का या आगे बढ़ने का या तरक्की करने का या पढ़ने का या जो भी। और बंदा जो तरक्की पे तरक्की किए जा रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंसेस आ जाएंगे, इंटेलेक्चुअल इनसिक्योरिटीज भी आ जाएंगी। इनसिक्योरिटीज तो डेफिनेटली आएंगी, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी का फर्क हो जाएगा। आप घर थके हुए आए हैं, आप अपनी बीवी के साथ बैठ के कोई बात कर रहे हैं और उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप कहेंगे मैं किस दीवार से सर मार रहा हूँ, कोई तो मेरी बात समझे। क्योंकि आदमी जो होता है ना, जब वो इंटीमेसी के कनेक्शन में आता है तो उसको ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ वो खुल सके। आदमी हर एक के साथ नहीं खुलते, वो अपने दोस्तों को जाके हर बंदा नहीं बताता। औरतें भी ऐसी है, वो भी नहीं इंटीमेसी को लेके। हाँ, इंटीमेसी तो ओपन टुवर्ड्स एवरीबॉडी, राइट? होना नहीं चाहिए, लेकिन औरतें कभी कभी अपनी हर अच्छी बुरी बात बता देती हैं, रिगार्डलेस किसी भी औरत के साथ जहां बैठी हूँ, किटी पे बैठी हूँ, लंचेस पे बैठी हूँ। एब्सोल्युटली गलत है, क्योंकि आप जितने स्ट्रांग और जितना सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उतने ही आपको चीजें अपने तक महदूद रखना चाहिए। तो शादी के बाद ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी, आपका बंदा फिजिकल फिटनेस में है और वो रोज जिम जा रहा है, और आप फिर
खा खा के मोटे हो रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, तो फिर भी तो फर्क आ जाएगा। फिजिकल फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, फिजिकल कंपैटिबिलिटी का फर्क आ जाएगा। बिल्कुल, आपको खुद भी अपने आप को मेंटेन रखने की जरूरत है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी का फर्क आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी का फर्क आ जाएगा। जहां जहां गैप्स बढ़ते जाएंगे आपस में, जिन चीजों के ऊपर आपने रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, जिन चीजों के ऊपर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो गैप बढ़ते गए तो डिफरेंसेस आएंगे, फिर वो बात रहती ही नहीं है। तो फिर ये जो आप कह रहे थे कि अगर आदमी की डिमांड है कि जी औरत ये करे वो करे, अगर तो पहले से बड़ी जो पिक्चर थी और आप एक साथ ग्रो कर रहे हैं, लेवल आपने दिखाया, तो उस लेवल को मेंटेन करें। हाँ, अब बच्चे पैदा हो गए, आपके पास डिफरेंसेस आ गए, चेंजेस आ गई, लेकिन ये नहीं है कि लेट गो कर दें अपने आप को फिजिकली फिट रखें। अगर आप मोटे हो रहे हैं तो बीमिया को भी मोटा करें मिलके काम करें जो करना है। यूर अ टीम, आप 2 टीम्स में नहीं हैं। जब भी 2 टीम्स हो जाएंगे मसले मसाइल हो जाएंगे। आपने जो काम करना है फाइनेंशियली, फिजिकली, जिस तरह से भी करना है, इकट्ठे करना है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस लगते हैं जिसमें एक सर्टेन केमिकल भी है, ग्लूटाथायोन जी, इज इट सेफ? ग्लूटाथायोन देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं एविडेंस बेस्ड साइंस के ऊपर बात करती हूँ, जिसका ये मतलब है कि पिछले 20 साल 10 साल की जितनी रिसर्च है ना साइंस के ऊपर, वो मैं शेयर करती हूँ पाकिस्तानी अवाम के साथ अपने तमाम सोशल मीडिया पे। उनको मैं बताती हूँ कि ये चीज़ सेफ है या नहीं, या फ्यूचर में इसकी सेफ्टी है या नहीं, आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। ग्लूटाथायोन का तो ऐसा पंगा है, मुझे 90% लोग जो कॉन्टैक्ट करते हैं वो कहते हैं जी हमें अपना रंग गोरा चाहिए। और बहुत सैड बात है, आपको जो रंग गोरा चाहिए, आपका रंग साफ होना चाहिए, एक्नी नहीं होने चाहिए, दाग धब्बेछाइयाँ नहीं होनी चाहिए, डबल टोन नहीं होनी चाहिए कि आधा गोरा आधा काला, साफ होना चाहिए, तो वो खुद ही खूबसूरती होती है। सबसे पहले तो माइंडसेट बदलें कि गोरा नहीं चाहिए। मसला ये है कि ग्लूटाथायोन जो है, आपके अपने डॉक्टर्स, आपके अपने डर्माटोलॉजिस्ट, आपके अपना सोशल मीडिया उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब कमिंग फ्रॉम हाई एंड जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका फ़र्ज़ बनता है कि वो असल पिक्चर दिखाएं अपनी अवाम को, जो कि इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उन्होंने क्या सोचना है? उन्होंने तो यही कहना है ना कि ये सेफ़ है और ये काम करता है, हम ले लें। इस बात को ज़रूर समझें, और मैं ये ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी कि ग्लूटाथायोन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आईवी ग्लूटाथायोन जो इंजेक्शन आपने कहा था, वो आपके वेन में जा रहा है, वो एब्जॉर्प्शन उसकी बेस्ट है, क्योंकि वो आपके वेन में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, एब्जॉर्प्शन बेस्ट है। वो इस्तेमाल होता था लिवर के, जब डैमेज हो जाता था, अल्कोहलिक्स लोग जो शराब पीते थे, या लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी है, आपके पूरे जिस्म को हेल्प करेगा। अगर आप वैसे वो ठीक है, अगर वो ड्रिप लेनी है आपने इस रीज़न की वजह से कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपको इन्फेक्शंस मत हों, तो आपने 1-2 दफ़ा ले ली, वो ठीक है, वो उसकी वजह है। लेकिन फिर देखा गया कि जब वो लेते हैं ड्रिप, तो उससे रंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्शन बेहतर हो जाता है। तो फिर क्या हुआ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने आके आईवी ग्लूटाथायोन पकड़ लिया और बेचना शुरू कर दिया रंग गोरा करने के लिए। उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, और जब आप देते हैं तो 2-4 ड्रिपें नहीं होती, वो आप कई महीनों के लिए उसका सेशंस चलते हैं और फिर जब छोड़ेंगे तो आपका रंग वापस वैसा हो जाएगा, तो आपको नशा पड़ जाएगा अपने आप को रंग गोरा करने का। तो आपके डॉक्टर को ये बताना चाहिए कि अगर आप इसको लेते रहेंगे और कई साल लेते रहेंगे, तो इसके ऊपर कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि 10 साल के बाद आपका गुर्दा फेल होगा या डैमेज होगा या आपको कैंसर हो जाएगा। अभी तक रिसर्च अमेरिका ने नहीं दी, तो आप पाकिस्तान में कैसे कह सकते हैं कि ये सेफ है? आप अपने वेन्स में डाल रहे हैं, आप अपने जिस्म के साथ खेल रहे हैं, आप अपने उसकी एक वजह है, वो सेफ है। अगर आप सिर्फ इम्यूनिटी के लिए दे रहे हैं, फटीग हो गए हैं, थक गए हैं, आपको एग्जॉशन हो गई है, आपने 1-2 वंस इन अ ब्लू मून, या आपने उस वजह से लिया है 2-4 ड्रिपें, ये नहीं कि रंग गोरा करने के लिए 2-4 ड्रिपें नहीं होती, उसका पूरी डोज चलती है कई महीने 6 to 8 weeks और उसके बाद फिर आप बार-बार सेशंस कराते हैं उस रंग को मेंटेन करने के लिए। तो इसकी वजह से अब ये डिपेंड करता है कि आधा मैसेज मत दें अपनी अवाम को, उनको ये बताएं कि रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन सेफ नहीं है। इम्यूनिटी अगर इंक्रीज करनी है, 1-2 दफा ड्रिप ले ली, लेकिन लोग उस वजह से नहीं ले रहे, लोग ले रहे हैं रंग गोरा करने के लिए। तो ये आपका फर्ज है एज ए डॉक्टर, पैसा मत कमाएं इसके ऊपर, उन्हें बताएं, फिर भी लेना है तो आप लें। वो फिर पेशेंट की अपनी मर्जी है कि उसको सच्चाई पता है और आप वो लेना चाहते हैं, बस विलिंगनेस है। और फिर भी उन्होंने अपने सर पे डंडा मारने तो मारने दें, अप टू देम। लेकिन ग्लूटाथायोन के सेफ्टी जिसके पीछे है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, वो बाय माउथ के पीछे है। उसकी चाहे एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी ना भी हो, ओरल बाय माउथ जो आप कैप्सूल्स ले रहे हैं ना, उसके पीछे सेफ्टी है। उसके पीछे अमेरिका के अंदर बेतहाशा रिसर्च हो चुकी हुई है, और उन्होंने कहा है जी कि ये सेफ है, आप इसको ले सकते हैं। और जो क्रीमें आप इस्तेमाल करते हैं ग्लूटाथायोन वाली 2%, अगर उन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे तो रंग आपका वैसे भी अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी वैसे भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपने बहुत ही आपको तकलीफ है ना रंग गोरा करने की, तो ग्लूटाथायोन बाय माउथ ले लें,
टैबलेट्स, यस, क्रीम्स, जिस और फिर क्रीम साथ लगा लें तो आप गोरे चमकते हुए हो जाएंगे। आईवी इंजेक्शन अगर लेना है तो अपने रिस्क पे लेना। मुझे ये बताइए, जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनकी हैवी ट्रीटमेंट चल रही होती है, क्या वो इस तक इंजेक्शन यूज कर सकते हैं बोटॉक्स या एंटी एजिंग को या रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए? जब उनका एक्यूट ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो बेचारे तो वैसे ही इतने थके हुए होते हैं, सारा कुछ उनको कहाँ अपनी खूबसूरती का होना है, वो तो बड़ा ही एक्यूट फेज होता है। एक्यूट फेज जब उनका गुजर जाता है, उसके बाद फिर जब स्पेशल कोर्सेज दिए जाते हैं बाहर के मुल्कों में, हाँ, जहाँ पे उनको बताया जाता है कि उनको कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, जब एक्यूट फेज में नहीं होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि अपने ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो डॉक्टर होता है कैंसर का, उसके साथ मिलकर जाके पता करो कि हम ये यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। और जो ग्लूटाथियोन की बात हो रही थी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, वो तो वैसे भी उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए दी जाती है, नॉट फॉर द रंग गोरा, उनको उस वक्त ये नहीं पता होता, लेकिन वो भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद लेंगे। मतलब कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? साइड इफेक्ट सब डिपेंड करता है कि वो किस फेज में से गुजर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी किस लेवल पे है। जो कैंसर के सर्वाइविंग पेशेंट होते हैं वो बार बार जाके जब देखते हैं कि रिलैप्स तो नहीं हो गया, वापस तो नहीं आ गया, कि वो बिल्कुल रिमिशन में चला गया कि नहीं, वो उस फेज पे डिपेंड। लेकिन अगर वो बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी हो गए और सारा कुछ ठीक है तो एंटी एजिंग की सारी स्किन केयर इस्तेमाल करें, व्हाई नॉट। श्योर, थैंक यू। मुझे अब ये बताइए कि आपने जो लैशेस लगाई हुई हैं ये कितने वीक्स चल जाती हैं? अच्छा, पता है क्या, मैं मेकअप में अच्छी नहीं हूँ और मेरी स्क्रीन ब्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसकी वजह से मैं कहती हूँ कि शॉर्टकट मारो, मुझे कुछ करना नहीं आता तो मैं लैशेस लगवा लेती हूँ। ये ग्लू के साथ लगती है, मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी अपनी लैशेस अगर मस्कारा के साथ लगा लेना, आपके पास टाइम है, आपको मेकअप करना आता है तो आप वो करें। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, आई एम टू बिजी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग, और मैं जब इतना भी टाइम नहीं कि सुबह उठ के मैं मुंह धो लूँ, तो उसकी वजह से फिर मैं ये शॉर्टकट मारती हूँ। वैसे शॉर्टकट जिंदगी में कभी नहीं मारना चाहिए, उसका नुकसान होता है। नुकसान ये है कि ग्लू आपकी अपनी आई लैशेस को ब्रेक कर सकता है अगर आप बार बार करवाएं। मेरी तरह अगर आपने साल में जो है सिर्फ 1 या 2 दफा कराना है बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग एंड यू आर टू बिजी, तो करवा लें। और ये 2 वीक्स तक ये अगर आप इसको अच्छी तरह केयर करेंगे तो ये 4 हफ्ते तो चल जाती हैं। केयर क्या हो सकती है? केयर ये कि आप डायरेक्टली नहीं, मुंह आप जरूर धोएं। ये मैं सोची थी, मैंने सुना कि पानी नहीं डालते, पानी मुंह पे मत डालें, डायरेक्ट आंखों में मत डालें, क्योंकि जितना आप उसको गीला करेंगे वो एक एक गिरती रहेंगी, फिर 2-4 इधर होंगी, 2-4 इधर होंगी, इट विल लुक ऑकवर्ड। फिर आप उसको जाकर रिप्लेनिश करो, और वो फिर आप करने वाला कौन है, ग्लू से इन्फेक्शन। पेनफुल तो नहीं है प्रोसेस? पेनफुल नहीं होता, लेकिन देखिए मैं हमेशा कोई भी प्रोसीजर हो ना, ये तो खैर एक छोटी सी कॉस्मेटिक प्यारी सी चीज़ है, उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि करने वाले पे डिपेंड करता है, किसके हाथ में क्या चीज़ पकड़ा दी। बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दोगे सबको आग लग जाएगी, तो अगर आपको इन्फेक्शन हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप एक मेडिसिन होती है लटीस, वो या सीरम होते हैं या कैस्टर ऑयल, वो लैशेस के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आप इस्तेमाल करें। लेकिन मतलब ऑयल से आप मसाज करते रहे ताकि वो इस तरह से ब्रश करके, ये रात को सोने से पहले मैं तो 40 मिनट अपने लिए क्या करती है? स्किन के लिए क्या करती हैं आप? मैं जी करती स्किन केयर हूँ। स्किन केयर में मैं रात को सोने से पहले और सुबह उठ के मेरा आधा घंटा और दुनिया एक, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, मैं हाइकर हूँ और माउंटेन्स पे चढ़ना पसंद करती हूँ। उसके साथ मैं आई एम ऑल, मेरा मतलब टोटल जो टाइम जाता है ना, जब मैं पढ़ नहीं रही होती है या रिसर्च नहीं कर रही होती या मैं मेडिसिन का काम या प्रैक्टिस नहीं करती, मैं स्किन केयर करती हूँ। उसमें क्या करती हैं? मैं चूंकि दाग धब्बे छाइयाँ नहीं है मेरे फेस पे अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं एंटी एजिंग करती हूँ। जिन लोगों के दाग धब्बे छाइयाँ उनको उसके सीरम और उसकी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, और जिन लोगों के एक्नी है उनको उसकी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप एंटी एजिंग के लिए क्या करती हैं? एंटी एजिंग में मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले जो है, मैं हमारे वहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है यूएसए में, अगर आप जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पोल्यूशन है तो आप फेस वॉश करें। मैं सीधा पानी से मुँह धोती हूँ क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल गर्द वगैरह नहीं होती। उसके बाद जो है मैं विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करती हूँ जो कि आपको एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ मॉइस्चराइज़र। मेरे मॉइस्चराइज़र में सेरामाइड या पेप्टाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। और फिर मैं सनब्लॉक इज़ मस्ट एवरी, मैं आप कह लो कि 2-4 घंटे के बाद तो मैं ऑफिस में हूँ, इंडोर हूँ, तो फिर मैं नहीं इस्तेमाल करती। हर 2 घंटे बाद बाहर जाऊँ तो मैं दोबारा से रीअप्लाई करती हूँ। और आपका सनब्लॉक हमेशा मिनरल सनस्क्रीन होनी चाहिए। मिनरल सनस्क्रीन जो होता है SPF होना चाहिए, SPF 30 से अबव कोई भी चीज़ ठीक है। आप 50 लेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि वो 96 एंड 98% का फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है। मिनरल इसलिए इस्तेमाल करें कि देसी स्किन पे मिनरल जो होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आपकी स्किन को इरिटेट इन्फ्लेम नहीं करता। रात को आप
आप साबुन से या फेस वॉश यूज करती हैं या नहीं, जिससे आपसे बात करती है? एब्सोल्युटली करती हूँ, क्योंकि दिन का सारा जो गर्द गुब्बारा आपकी स्किन के ऊपर है, उसके बाद मैंने इस्तेमाल करना होता है ट्रेटनॉइन, जिसे रेटनॉल्स कहते हैं। उसके पीछे 40 साल से ज्यादा का डेटा है साइंटिफिक कि वो बेस्ट एंटी एजिंग है। तो हर औरत, हर बच्ची, हर मर्द को 25 साल के बाद इस्तेमाल करना चाहिए रेटनॉल्स। रेटनॉल्स जो उसका फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता स्किन आपकी टॉलरेट कर ले तो आप ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई ये कहता है कि वो स्किन थिन कर देता है तो बिल्कुल गलत बात है। वो आपकी स्किन को थिक करता है और वो एंटी एजिंग है। फाइन लाइन, रिंकल्स, झुर्रियां, आपकी एज को डिले करता है, कोलेजन को इंड्यूस करता है। तो ये चीजें आपको करनी चाहिए। फिर रेटनॉल्स के साथ, अब तो मैं कई सालों से कर रही हूँ, तो मैं ट्रेटनॉइन यूज करती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने मॉइस्चराइजर यूज करना होता है। और एक और चीज मैं बताना भूल गई, मैं कॉपर पेप्टाइड और पेप्टाइड सीरम्स भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत एंटी एजिंग होते हैं। तो हम ये किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं एंटी एजिंग? 25 से ऑनवर्ड। 25 से पहले नहीं, राइट? 25 से पहले आपकी जो स्किन होती है ना, उसका स्किन का जो सेल होते हैं वो बड़ी तेजी से बन रहे होते हैं। अच्छा, ग्रोइंग स्टेज ही होती है। तो वो आपके सेल नीचे से बन बन के ऊपर आ रहे हैं, आपको एक्सफोलिएट करने की जरूरत नहीं होती। मैं 5 रातें रात को जो है ना वो ट्रेटनॉइन इस्तेमाल करती हूँ, बाकी 2 रातें जो है, 1 या 2 रात मैं एक्सफोलिएट करती हूँ। तो आफ्टर 25 हम ये सारा प्रोसेस जो आपने बताया, सर्टेन केमिकल्स सुनने में ज्यादा लगता है, ये हर इंसान इस्तेमाल करना शुरू हर किसी को चाहिए, एब्सोल्युटली करें। पता है क्यों? लोग बता नहीं रहे स्किन केयर इज मस्ट। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, आपके दाग धब्बे छाइयां नहीं होंगी, आपको ये जो जा के आप हाइफू और ये प्रोफाइल और पता नहीं क्या क्या प्रोसीजर करा रहे हैं, आपको फिर भी एज के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी जरूरत होगी टचअप की। लेकिन आप अगर हर 3 महीने बाद करा रहे हैं तो तब आपको सिर्फ साल में 1 या 2 दफा जाना पड़ेगा। मैंने हाइड्रा फेशियल जिंदगी में 1 दफा करवाया, वो भी पता है क्यों करवाया? क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाती हूँ। तो मुझे किसी ने कहा भाई ये हाइड्रा फेशियल आया, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा, जाके कराओ। मैंने कहा अच्छा जी, वहाँ पे $150 देना पड़ गया मुझे। तो वो मैंने करवाया। तो उसके बाद मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा क्या फर्क पड़ा है? मुझे तो कोई नहीं। कहते वो आपकी स्किन पहले ग्लो कर रही थी तो आपको क्या फर्क पड़ना है? सब कुछ खुद करती हैं, और आपको अपनी मदद खुद करनी चाहिए। अपना आप डॉक्टर बंदा खुद बने स्किन को लेकर। आपके कोई दाग धब्बे, कोई आपका इश्यू चल रहा होता तो आपको फर्क महसूस होता। तो ये जो चीज स्किन केयर है ना, और ये जो खूबसूरती है, ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए। And you have to work on yourself. 3 महीने बाद जाके कोई एक चीज करवाएंगे, वो 2 महीने लास्ट करेगा। 2 महीने के बाद आपकी शक्ल वापस आ जाएगी। और आपको अपनी डाइट मेंटेन, पानी वगैरह भी साथ साथ चलते हैं। 2 लीटर पानी पीती हूँ। और ये आपने टॉपिक बड़ा अच्छा छेड़ा। जब तक आप अपने फिजिकल फिटनेस में नहीं होंगे, मैं सप्लीमेंट्स बेतहाशा लेती हूँ, क्योंकि हर बंदे के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। मुझे ये बताइए, जो सारी क्रीम्स हैं, आपने सबकी बात की, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन इनमें जितने भी केमिकल्स हैं, इनको जब हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं, अगर हम बाहर जाते हैं, व्हेन वी गेट एक्सपोज्ड टू सनलाइट, म्यूटेशन नहीं आती केमिकल्स में? कोई स्किन को मसला नहीं होता? नॉट एट ऑल। कोई स्किन कैंसर, स्किन डिजीज, जो म्यूटेशन लेकर आ रहा है, या म्यूटेशन जो डैमेज कर रहा है आपकी स्किन को, दैट्स द राइट वर्ड, वो है यूवी रेडिएशन। जितनी खतरनाक यूवी रेडिएशन है, आप अपने बच्चों को सन ब्लॉक या सनस्क्रीन की आदत नहीं डाल रहे, उसके बाद क्या होता है, उनके सन स्पॉट्स पड़ जाते हैं, और सन डैमेज जो होता है वो क्या करता है, आपको एज करता है। फोटो एजिंग कहते हैं इसे। यूवीए का मतलब है यूवी रेडिएशन, ए से एजिंग। वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट यूजिंग सनब्लॉक, सनस्क्रीन। और यूवी से बी जो होता है बर्निंग, आपकी स्किन को बर्न कर रहा है। और जो ए से एजिंग, आपके डार्क स्पॉट्स, ये छाइयां और ये जो आपका खराब होना शुरू हो जाता है और जल्दी एजिंग हो जाती है, वो सन से हो रही है। बिल्कुल, तो आपने सनस्क्रीन इस्तेमाल करनी है। और ये बाकी जितनी, इसलिए पता है, मैं पाकिस्तान, आपने मेरे से पूछा था कि आप किस मिशन विजन पे हैं, मैंने यहाँ आके नोट किया कि हर कोने खुदरे में लोगों ने क्लिनिक्स खोली हुई हैं। पता नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहा है, एस्थेटिशियन कर रहा है, या डॉक्टर कर रहा है। डॉक्टर भी कर सकता है अगर वो टोटली ट्रेंड है, लेकिन वो अपने आप को स्किन डॉक्टर मत कहे। वो अपने आप को ये कहे कि मुझे स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरा इसमें एक्सपीरियंस है, मेरा हाथ बहुत अच्छा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, कंपैशन है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डॉक्टर होता है जिसने स्पेशलाइज किया होता है। वो प्योरली स्किन डिजीज करता है, वो स्किन को देख के बता सकता है कि इसके पीछे का डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, मैं तो अपने ऑफिस में मलेज़मा, एक्नी, ऐसी चीज़ें देखती हूँ दिन रात। तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे औरत को पूरा एज अ होलसम देखना पड़ता है। लेकिन जब मेरे पास कोई आता है, मुझे लगे कि ये मेरे उस एक्सपर्टीज से बाहर है, मैं उन्हें बताती हूँ कि जाके डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लें, आपका केस वो वाला है। जो क्लिनिक खुली हुई है ना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आपके मार्केट में पड़े हुए हैं, प्रोडक्ट्स के ऊपर ये नहीं लिखा होता कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। लोग जाके खरीद लेते हैं। आपको पता है अमेरिका में अगर कोई आप क्रीम उठाते हैं और डब्बा उठाते हैं, तो डब्बे के ऊपर
एब्सोल्युटली एक एक चीज लिखी होती है कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन सा और उसकी परसेंटेज क्या है। वेरी गुड। आपके यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहे कि इसमें स्टेरॉइड है, इसमें ब्लीच है, इसमें ये होना चाहिए, पता होना इसमें चाहिए कि आप क्या नाइसिनामाइड है। इस्तेमाल कर रहे और हैं। मैं अपनी वीडियो सारी इसलिए बनाती हूँ ताकि लोग एजुकेट कर सकें कि मैंने नाइसिनामाइड खरीदना है ना, नाइसिनामाइड की परसेंटेज 5% होनी चाहिए। 2% होगी तो काम नहीं करेगी, 10% होगी तो मेरी स्किन को इरिटेट करेगा। ये 4-5 चीजें, रॉकेट साइंटिस्ट नहीं बनने की जरूरत। अगर ये चीजें आप रट्टा लगा ले, हम स्कूल में रट्टा लगाते थे ना कि मैंने अपनी स्किन पे अल्फा अर्ब्यूटन लगाना है 2%, मैंने स्किन पे विटामिन सी लगाना है 10%। 4-5 चीजें याद कर लें और कोई प्रोडक्ट जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है, खुदा के वास्ते Say वो no मत to it, do खरीदें, not use. डोंट बाय इट। Yeah. क्योंकि आप लोग प्रमोट कर रहे हैं ऐसी चीजों को। अगर आप एजुकेटेड कंज्यूमर होंगे और ये क्रीमें खरीदना बंद कर देंगे जिसके ऊपर इंग्रेडिएंट की लिस्ट नहीं है, तो क्या होगा? इंडस्ट्री को लिखनी पड़ेगी, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उन्होंने उसके अंदर क्या डाला है। आपकी शक्ल पता नहीं किससे मिल रही है, मुझे याद नहीं आ रहा। जैकलिन फर्नांडिस से। कल मुझे किसी पॉडकास्ट ने कहा, किसी और ने मुझे कहा कि पता नहीं, हाँ उससे ही मिल रही है और भी कुछ लग रहा है। 4 लोगों से और मिलाया तो ठीक है। आई लाइक हर। जैकलिन इज ब्यूटीफुल। आप मुझे जिससे मर्जी मिला दें। मैं पिछले 5 दिन से यही सुन रही हूँ। अच्छा मुझे पता है लिप फिलर्स का, जब लिप फिलर्स आपने करा लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके खराब हो जाते हैं, यू सी बबल्स बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जब क्या ये है? फिलर और प्रोसीजर्स होते हैं हाँ ना, जी। ये आपके हाथ में नहीं, ये उसके हाथ में है जिसके हाथ आप चढ़ गए। अगर वो एक्सपीरियंस्ड है तो आपको अच्छा बना सकता है, अगर बेड़ा गर्क हो अच्छा, जाए। इनके कोई साइड इफेक्ट्स है? फिलर्स जो होते हैं ना, ये एक्यूमुलेट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि करने वाला कहाँ डाल रहा है। अब प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन सबने हाथ हौला कर लिया। किसी की चिन है ना, वो साइड से अच्छी नहीं लग रही तो कहेंगे यहाँ डाल दो, अच्छी चीज़ है। किसी के यहाँ पे बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं, सारा कुछ हो गया है, यहाँ हल्का सा डाल दो। लेकिन ये जो यहाँ पे डाल के डक की तरह फिरते हैं, ये अगर आपके लिप्स आपको बहुत ही बॉदर कर रहे हैं, आप डालना चाहते हैं अच्छे हाथ में, वो अच्छा काम कर दे और टू मच ना कर दे, और आपको बहुत ही सेल्फ स्टीम लो हो रही है और आपका जीना मरना हराम हुआ है, तो गो फॉर इट। लेकिन ऐसे बंदे के पास जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, एक्चुअली सर्टिफाइड पर्सन, सर्टिफाइड, यू नो, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो आपको और जब ऑफिस में एंटर होना तो उसके बैठे हुए सेक्रेटरी देख लो कि उसने उसके ऊपर क्या काम किया हुआ है। अगर और रिव्यूज चेक करें कि जिसके ऊपर काम किया हुआ है वो आज से 10 साल के बाद उनकी शक्लें कैसी हैं। हाँ, आप लोग का जो दिल करता है आप लोग करवाए, आप लोग की अपनी पर्सनल लाइफ में मत कराओ प्लीज, जवानी में मत कराओ। लेकिन एक एक्सपीरियंस डॉक्टर होना, एक अच्छा 25 साल से पहले वाली लड़कियां, अच्छा मशवरा दे, वो होना बहुत जरूरी है। 25 साल से पहले वाले तो अपने फेस को हाथ भी ना लगाएं, ना थ्रेड कराएं, ना कोई हीटिंग प्रोसीजर कराएं, क्योंकि फैट लूज हो जाएगा, आप बूढ़े हो जाएंगे। 40 के बाद अगर जाके थोड़ा बहुत काम करना है तो करें। वो चले ठीक है, वो जस्टिफाइड है कि चले यू टर्निंग ओल्ड एंड क्रॉसिंग द एज ऑफ 40। मुझे ये बताएं, आपको फ्री टाइम मिलता है तो मूवीज, फिल्म्स या कोई ड्रामाज या नेटफ्लिक्स वगैरह कुछ देखती हैं, या बस पढ़ाई, मेडिकल रिसर्च एंड केसेस ही होते हैं? मैं मैंने ना अपना, पहले मेरी सोशल लाइफ बहुत होती थी। जब आप एक जर्नी पे होते हैं और आपकी एक कॉलिंग होती है, जिस तरह मैं अब एजुकेशनल जो है मेरा, अब ये है कि पाकिस्तान की आवाम को मैंने तमाम साइंटिफिक नॉलेज सिखा के जाना है। कभी कि मेरी नॉलेज मेरी हैवी लैंग्वेज हो जाती है कि मैं सोचती हूँ यार इसकी उर्दू क्या, उनको समझ नहीं आएगी। तो आई ट्राई टू गेट टू दैट लेवल कि मेरी उर्दू अच्छी हो जाए, मैं उसको समझा सकूँ। कभी कभी नहीं आती मेडिकल टर्मिनोलॉजी की मुझे उर्दू, मुझे पता चला जी पेनक्रियाज का उर्दू होता है लबलबा, मैं ये चीजें सीख रही हूँ, आपने बताया। और गॉल ब्लैडर का होता है पित्ता, तो मैं ये चीज़ें सीख रही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू गेट टू दैट लेवल। जब मैं रिसर्च करती हूँ बहुत ज़्यादा, वो मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, आई मीन बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे उसका शौक है बुक्स से पढ़ने का, तालीम। फिर मैं हाइकिंग में हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है अपनी लाइफ से तो मैं नेचर से, और बच्चों के लिए कैसे टाइम निकालती हैं? बच्चों को भी लिए? आपको पता है मैं बच्चों के साथ क्या करती हूँ? मैंने अपने बच्चों के लिए वो वाले सारे वो ढूंढ ली हैं रिक्रिएशनल चीज़ें जिसमें मैं हूँ। जब मैं हाइकिंग पे जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को सुबह उठा के कहती हूँ चलो नेचर में जाना जरूरी है, बाहर जाना जरूरी है। तो वो आपका टाइम आपस में बॉन्डिंग। और हस्बैंड के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? मेरा हस्बैंड जो एब्सोल्युटली वही चीज़ें पसंद करता है, मैंने आपको बताया था कंपैटिबिलिटी हो जाए ना। ही इज़ ऑल्सो इनटू स्पोर्ट्स, हम लोग थोड़ा सा एथलेटिक नेचर के हैं हमेशा से। वो क्या कहते हैं, टेनिस खेलते हैं और सारे स्पोर्ट्स में। उसके साथ नेचर में वो भी हाइकर है। हम पिछले साल किलिमंजारो गए थे, विच इज़ द टॉलेस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। और उसके बाद मैं हमेशा ये देखती हूँ कि बच्चों को मैं मेडिकल मिशन ट्रिप, अगर मैं किसी मिशन ट्रिप पे जाके लेस फॉर्चुनेट गांव में जाके काम कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों को साथ ले जाती हूँ। उनको ये दिखाती हूँ कि दिस इज़ द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे आप लोगों की मुश्किलात, गरीबों की मुश्किलात देखें। सारे लोग सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, ताकि उनके अंदर एम्पैथी पैदा हो, उनको पता चले कि ये भी इस तरह भी जिया जाता है। तो मैं अपनी
अब जितने भी हॉबीज़ हैं उनमें उनको इन्वॉल्व करती हूँ ताकि हमारा टाइम जो लिमिटेड है उसमें एक दूसरे का ओवरलैप हो जाए, और अगर वो कुछ कर रहे हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। गुड। और गाने सुनती हैं या नहीं? म्यूजिक मैं डिक्शनरी हूँ बॉलीवुड के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की और गाने तो की। कोई फेवरेट सा छोटा सा क्यूट सारा गाना और उसकी पहली 2 लाइनें सुना दें। आपने मुझे पाकिस्तान से भगवाना है तो आप मेरे से गाना सुन लीजिए। आई एम अ वेरी नहीं, ब्यूटीफुल लेकिन मैं नहीं डांसर, चाहती आप मुझे जाएं। क्लासिक डांसिंग बहुत अच्छी आती अच्छा है। रियली? एंड क्लासिकल डू यू लर्न डांसर इट बैक यूएस में? मैं बचपन से डांसर थी, नचाना भी जानती हूँ। गुड गुड गुड। नहीं, लेकिन मुझे गाना नहीं आता। अच्छा गाना नहीं आता। एब्सोल्युटली नहीं आता। तो लबे आती है दुआ बन के तमन्ना, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, बस ये दुआ है। This is amazing and this is a wonderful dua. When we are wrapping up this session, it was much needed because जिस विजन और जिस मिशन के साथ आप पाकिस्तान में, अल्लाह आपको उस विजन मिशन में कामयाब करे और हम तमाम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन, वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन और हमारी ज़िंदगी को संवारने में बहुत काम आ सकती है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे डॉक्टर शिवानम मुफ्ती। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑन योर फ्यूचर endeavors. Whereas thank you guys for watching us today. Do not forget to share, like, and subscribe to Sama Podcast. Whereas if you guys have any queries, just let us know in the comment section below down. But we are coming back to you into the next session. Till then, stay tuned. Bye-bye.